आज हमारे गेस्ट है रणधीर सिंह। India can show the world that climate change can be controlled democratically. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेनलाइज करो, मैं कह रहा हूँ गाइड करो। बैटरीज को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ों का अगर हम स्टेप बाइज मैनर में अभी अगले 1 या 1.5 साल में कर देते हैं तो अगले 10 साल तक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इनका। थिंक एट स्केल, इम्पैक्ट कैसा होने वाला है, दूसरा कितना ज़्यादा स्केल हो सकता है, मासेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। We call this game called Kill, Keep or Fix Global Climate Summit. Oh, it should be killed in pieces. LinkedIn इंस्पिरेशन पोस्ट। जब हम कहते हैं कि सरकार ने डिसाइड कर लिया या ये पॉलिसी आए, तो हु एक्चुअली इन गवर्नमेंट डिसाइड्स? और ये बहुत बड़ा इशू भी है एक्चुअली, सो टू से इन द गवर्नमेंट। कोई कुछ पूछ रहा होता है तो आप सबमिट कर दीजिए अपनी क्वेरीज, आप उनको वहीं के वहीं रिजॉल्व करो। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स द विजन। आज के हमारे गेस्ट हैं रणधीर सिंह। इन्होंने कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, भारत सरकार और स्टार्टअप कंसल्टिंग तीनों को काफ़ी करीब से देखा है। जब ये एज डायरेक्टर नीति आयोग में काम करते थे, काफ़ी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। आज हमारी उनसे कॉन्वर्जेशन 2047 विजन तक सीमित नहीं थी, बट हमने उनसे ये भी बात कर कि सरकार में आज किसी को काम करना हो या उन्होंने कैसे काम किया, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये कॉन्वर्जेशन में काफ़ी मज़ा आया, शायद आपको भी आएगा। एन्जॉय द शो। तो हम जानना चाहेंगे कि रणधीर सिंह का इंडिया 2047 के लिए क्या विजन है? इंडिया 47, 2047, इसको इस तरीके से सोचते हैं कि एक क्वाइट सी जगह दिल्ली में, सीपी के अराउंड क्वाइट जगह, जहाँ पे अभी बसल हसल वसल चलता है। अर्ली मॉर्निंग बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे साइकिलों पे जा रहे हैं, ओके। कोई नॉइस नहीं है, देयर इज नो नॉइस, कोई आवाज़ नहीं है और ब्रीदेबल एयर है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए 2047 का इंडिया ऐसा होगा, फ्यूचरिस्टिक नहीं, मोर ह्यूमेन होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी में वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दें कि साई फाई चीज़ें जा रही हैं, एडास बेस्ड गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मोर ह्यूमेन टाइप हो, क्योंकि हम वी इंडियंस वी लिव इन ए वे जहाँ पे हम नेचर को अडॉप्ट करते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट में जाके। नेचर को अडॉप्ट करके सस्टेनेबिलिटी के साथ विद डेमोक्रेसी, दैट्स हाउ वी प्रोसीड। उसी वही मेरा विजन है कि वो मोर ह्यूमेन हो और ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी। तभी मैंने कहा कि आज दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास साइलेंट जगह ढूंढना मुश्किल है। वहाँ पे बच्चे साइकिल चला रहे हो, वो जगह ढूंढना मुश्किल है। एकदम साइलेंस हो जबकि सब आ जा रहे हैं, वो जगह ढूंढना मुश्किल है। जी। और जहाँ तक स्वच्छ हवा की बात है, स्वच्छ पानी की बात है, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पब्लिक प्लेस पे। ये मेरा विजन है। अमेजिंग। और मुझे लगता है कि शायद इसी विजन के लिए काफ़ी सारे लोग आज प्रे भी करते हैं। एंड आपने काफ़ी अच्छा बोला कि सीपी जैसी जगह, बट मैं तो चाहूँगा शायद दिल्ली का हर एक शहर और इंडिया का हर एक शहर ऐसा ही हो। टोटली एग्री। आई जस्ट टुक वन एग्जांपल कि सबसे हसल वसल वाली जगह को, दिल्ली में सबसे बड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। जी। सो दैट्स व्हाई आई चोज वन प्लेस। अगर हम यहाँ कर सकते हैं तो पूरे देश में फॉर श्योर कर सकते हैं। तो इसी बात पर, अगर मैं टेक्नोलॉजी, आपने छेड़ा उस टॉपिक को, बट अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर होगा, तो एक विजन है आपका, बट एक ऐसा सेक्टर जो 2047 में अगर देखा जाए इंडिया के लिए, तो काफी सरप्राइजिंग सेक्टर हो सकता है या एक बड़ा सेक्टर बन सकता है, तो वो क्या होगा? नो डाउट बैटरी स्टोरेज। ओके। वाई? हम लोग, चाइना स्केल पे खेलता है और फर्स्ट लाइफ ऑफ बैटरी पे खेलता है। इंडिया खेलेगा उसका लॉन्गेस्ट यूज के लिए, सेकेंड लाइफ, सर्कुलरिटी, final utilization of the batteries and the maximum utilization of the batteries is something which we will do, ओके। and that is where our focus should be. We should not try कि चाइना को उनके गेम में हम लोग हरा दें। हमको ये
जानना है कि करंटली जो बैटरी स्टोरेज है दैट इज़ द फ्यूचर, और वहाँ पे इंडिया को बहुत सारी चीज़ें करना, और ये हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, ओके, जहाँ पे हम एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। टेलीकॉम, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्कॉम्स, ग्रिड, एवरीवेयर इट कैन बी यूज्ड। ओके, ग्रिड, अगर मैं अगेन 2047 वाली भी बात पे आ जाऊँ, तो ग्रिड शुड बी यूज्ड एज ए बैकअप। The battery storage should be the primary source, wherein the power comes from the renewables, and the grid is only for the backup. वाह! ये तो एक काफ़ी डिफरेंट सोच है। बट अगर मैं जानना चाहूँ कि इससे इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडिया को, तो वो क्या होगा? जो मेरा विजन वाला था वो इससे इम्पैक्ट आता है। आप थोड़ा रिलेट करके बताइए कैसे होगा बहुत वो? सिंपल है। आज जब मैंने गाड़ियों-वाड़ियों की सस्टेनेबिलिटी की सब चीज़ की बात की, तो एयर में हम फ्यूल ब्रीथ करते हैं। क्यों ब्रीथ करते हैं? क्योंकि गाड़ियों में आज भी, अभी भी सबसे ज़्यादा सेल्स सेल्स इंक्रीज़ हो रही है बाय द वे, व्हीकल फॉसिल फ्यूल सेल्स बेस्ड अगर आप वाली की। देखें। जी, हाँ। जब वो स्टॉप हो जाएगी, और वो स्टॉप होना चाहिए आज से 10 या 15 साल के बाद, तभी हम 2047 में ऐसा फ्यूचर देखेंगे जहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, एयर में फ्यूल ब्रीथ नहीं कर रहे होंगे, पेट्रोल बंक्स यहाँ खत्म हो चुके होंगे। पेट्रोल बंक्स स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, नॉट एटीएफ, ओके, मैं पेट्रोल बंक्स की बात कर रहा हूँ। उस विजन को लाने के लिए बैटरी स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नॉट ओनली द प्राइमरी, दैट फर्स्ट यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेकंड यूज ऑल्सो, एंड द रिसाइकलिंग ऑल्सो। लेड एसिड बैटरी में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। ओके, सेकंड यूज में वी आर मास्टर। तुमको पता है टेलीकॉम टावर्स में जो बैटरीज जाती हैं, सो अभी अगर मैं जियो का और करंट जो टावर्स हैं उन लोग इंडस का दोनों को मिला के बोलूँ, तो लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का 50-50 का मिक्स है। ओके, ठीक है? लेकिन जो मैक्सिमम जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो सेकंड लाइफ है ऑलरेडी, ओके, अराउंड 60 टू 62%, 62% के आसपास। तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं। अगर हम इसको ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं और हम इसको लिथियम आयन बैटरी में भी उठा के डाल देते हैं, जो कि बैटरी स्टोरेज है, हुँ, हुँ, तो एक तो हमारी पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, अगर हमको पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और पावर रिक्वायरमेंट एज़ सच फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज नहीं है, क्योंकि विंड हो गया, बैटरी स्टोरेज मतलब हमने विंड को कैप्चर कर लिया, हमने सोलर को कैप्चर, करेंटली बाय द वे जो अभी सोलर लग रहा है रूफटॉप एंड ऑल, जी, उसमें से 70 टू 80% लोग बैटरीज नहीं लेते हैं। ओके, तो वी आर सिर्फ़ सोलर सिर्फ सोलर लगा पैनल्स है, हैं तो वी वहाँ आर पे। स्टिल फेलिंग, अभी भी वो ग्रिड पे डिपेंडेंट है, ओके, तो हम अभी भी फेल हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने बैटरी स्टोरेज एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ा है। वाह! तो जब ये चीज़ें होती हैं तो पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, व्हीकल्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एंग्जाइटी क्या है, बैटरी बैटरी, स्टोरेज। जी, हमारी बैटरी कितनी चलने वाली है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कब बिल्कुल, खत्म हो जाए, कब क्या हो जाए, रेंज एंग्जाइटी की जिसकी हम बात करते हैं। जी, तो ऑफ कोर्स लोग ऑटोमेटिकली स्विच कर देंगे, और बिल्कुल। तो इस चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना होगा, रादर देन द कंज्यूमर ड्यूरेबल। इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेलीकॉम को जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, हाँ, हाँ, तब जाके टेलीकॉम में हम इस रेट पे आ पाए। जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेलीकॉम के रेट्स बहुत हैवी थे, हाई थे। ओके। यू रिमेंबर हम लोग कितना कितना पैसा पे करते थे 1-1 केबीज में जीबी से डाउनलोड करने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया। तो बैटरीज को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। हमने ट्राई किया, बट इस सरकार को इस चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ऑफ कोर्स द प्राइवेट पीपल हैज़ टू कम फॉरवर्ड। तो शायद अभी एक शुरुआत हो चुकी है बट उसमें अभी वक़्त लगेगा। बट प्रोबेबली शायद 20 सालों में वो पॉसिबल हो सके, मुझे एट लगता लीस्ट। है, हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेप्स आने लगे हैं, पर इम्पैक्ट देखने में और भी बहुत कुछ करना बाकी है, सेफ्टी में करना बाकी है। और जैसे मैंने कहा कि इसको ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देना, बट बैंक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, जो धीरे 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 करके होंगी, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना धीरे जाना। ओके, दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है, हमको बहुत फास्ट मूव नहीं करना है, बट हमको कॉशियसली मूव करते रहना है, स्टॉप नहीं आना चाहिए। स्टॉप नहीं होना चाहिए। हम्म। तो काफ़ी अच्छा विज़न था ये। अगर मैं ये कहूँ कि 2047 में पूरा वर्ल्ड इंडिया को कैसे जानेगा? एक तो आपने बैटरी स्टोरेज की बात करी, बट कुछ और सेक्टर जहाँ हम कहना चाहें, या नॉट जस्ट सेक्टर बट फिर भी अगर हम बोलें कि पूरा वर्ल्ड एक इंडिया को इस तरीके से 2047 में जाने? बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से तो, इंडिया कैन शो द वर्ल्ड दैट क्लाइमेट चेंज कैन बी कंट्रोल्ड डेमोक्रेटिकली।
ओके। वेरी सिंपल। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज लेके आना है तो हार्श मेजर्स लेके आओ। यस। तुमको एनर्जी कंजम्पशन कम करना है, तुमको ये सेक्टर बंद करना है, इस सेक्टर को कंट्रोल करना है। इंडिया इज द ओनली कंट्री हु कैन एक्चुअली एनडीसी टारगेट हमने सबसे पहले मीट करे थे। जी। हमारी एनर्जी डिमांड फिर भी बढ़ फिर रही भी है। जी। तो वी कैन एक्चुअली शो टू द वर्ल्ड कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है, सस्टेनेबली आगे बढ़ा जा सकता है, वो भी डेमोक्रेटिकली, एंड दैट इज समथिंग ओनली वी कैन शो, नोबडी एल्स कैन शो। तो आप कह रहे हैं कि विदाउट मैंडेट्स, विदाउट इवन फोर्सिंग पीपल ये पॉसिबल है? इसमें दो चीज़ें हैं, नॉट फोर्सिंग और द मैंडेट्स, वो डिफरेंट हो गया। ओके। यहाँ पे बिहेवियरल चेंज और थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग। पुश मतलब ये नहीं कि लोगों को फोर्स कर रहे हो, पुश मतलब लोगों के बिहेवियरल चेंज को जी। पुश करना। इनिशियली सब में नच देना होता है, टू व्हीलर में नच दिया तब जाके आया 2021 में, जी। थ्री व्हीलर में नच दिया, थ्री व्हीलर इनफैक्ट खुद लीड कर रहा था बट गवर्नमेंट ने भी नच दिया, जैसे रजिस्ट्रेशन पे छूट देना। छूट देना हो गया। उनका बहुत सारी जगहों पे उनको अलाउ कर देते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स अलाउड नहीं हाँ, होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं एक्चुअली, क्योंकि छोटे छोटे व्हीकल्स उस टाइम पे अलाउड होते हैं, प्लस उनकी कॉस्ट कम होती है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बिहेवियरल चेंज के लिए गवर्नमेंट को नज करना है, बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं करना है। इनफैक्ट नाउ इनिशियल नज थ्रू द सब्सिडी इज फाइन, बट लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सब्सिडी की बेसिस पे नहीं जा सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सॉल्यूशंस ऐसे डिज़ाइन करना होंगे जहाँ पे अगर आप एक लीवर को हटा लेते हो, विच इज़ द इंसेंटिव लीवर, अगर उस लीवर को सरकार हटा भी लेती है तब भी उसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मतलब बाकी लीवर्स अपने काम करते काम रहते करते हैं। रहना चाहिए, एक वो पुश सेट होना चाहिए कि हमने, क्योंकि बिहेवियर चेंज ही सबसे बड़ा चेंज होता है। अभी कर सबसे बड़ा इशू क्या होता है, अगर आप रोड पे जाओ तो लोग उल्टी साइड से आ रहे हैं, लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े नहीं हो रहे हैं, लेन फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस। तुमको पता है 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले चाइना में सेम सिचुएशन थी। उन्होंने लोगों के सिर्फ बिहेवियर पे काम करके इस चीज़ को सॉल्व किया है। सो दे स्टार्टेड राइट फ्रॉम द ग्राउंड। उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट किया, छोटे छोटे बच्चों में ये आदत इनकलकेट की, वहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने बिल्कुल बेस ग्राउंड पे वर्क किया है। उन्होंने जाके लोगों पे फाइन वाइन लगाना ऐसे स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया है, एंड तब जाके ये बिहेवियर चेंज अब हमको दिख रहा है वहाँ पे। तो ये 1 साल या 2 साल का प्रोसेस नहीं, प्रोबेबली शायद 10 साल, 15 हाँ, साल का बिकॉज़ एक प्रोसेस। 2047 की तुम बात कर रहे हो तो आई थिंक हमारे पास इनफ टाइम है उस हिसाब से, जहाँ पे हम ये वाले चेंजेस को नज़ कर सकते हैं स्लोली, पर हमको ये मिशन मोड में करना होंगे। तो ये एक बिहेवियरल चेंज है जो इंटरनली आएगा, इट्स नॉट पुशिंग एज़ यू सेड कि कोई हाँ, मैंडेट नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ बट आप खुद चाहते हैं ऐसा चेंज करना तभी ये शायद कुछ पॉसिबल है। सिस्टमैटिक चेंज हो सकते हैं। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और कुछ थोड़े बहुत रेगुलेशंस को, व्हेन यू स्टार्ट पेनलाइजिंग द पीपल ना, वो सोचते हैं इससे बचा कैसे कैसे जाए। लूपहोल कैसे हाँ, निकाला तुम जाए? उससे सिर्फ बचने का रास्ता सोचते हैं। जब पेनलाइज़ करने चाहते हो तो लोग बचने लगते हैं। जब तुम उनको समझाने लगते हो तो लोग बचने लगते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी समहाउ द सिचुएशन इज़, और इनफैक्ट ट्रैफिक में तो 100% जस्ट पेनलाइज़, जस्ट पेनलाइज़, जस्ट पेनलाइज़। जब तक वो सिचुएशन रहेगी ना, लोगों का बिहेवियर नहीं बदलने वाला है। ट्रू। और तुम एंड मोमेंट पे आके लोगों को नहीं ठोक सकते हो। जब तुम लाइसेंस इश्यू कर रहे हो, जब लोग गाड़ियाँ सीख रहे हैं, इन सब जगहों पे ही तब ट्रू। तुम देखोगे लोग गाड़ियाँ सीख रहे होते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ क्यू आउट ऑफ दैट। या जब लोग गाड़ियाँ सीख रहे होते हैं, तभी उनको सिखाने वाले कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी मिडल, कभी बीच में गाड़ी खड़ी होगी तो हो गई, इट्स फाइन, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलो। यू अंडरस्टैंड? वो दे उनके मन में वो है ही नहीं कि यार तुमको बस 4 पहियों को ऐसे-ऐसे घुमाना ही है। सिग्नल पे रोकना है तो रोको, नहीं रोकना है तो नहीं रोको, अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। तुम ये सीख जाओगे, हम तुमको सर्टिफ़िकेट दे देंगे, लाइसेंस मिल जाएगा, गाड़ी चलाओ और जो करना है करो। करंटली तो ये सिचुएशन है। वो इसीलिए है क्योंकि हमने लोगों के बिहेवियर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को पेनलाइज़ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इश्यू है। हमने भी देखा है कि एक्चुअली दिल्ली जैसी सिटी में भी कई बार पहले जो चालान ₹100 का होता था उसको ₹500 कर दिया गया, ₹500 का शायद 1000 कर दिया गया, कुछ फाइन्स को 10,000 कर दिया गया। बट शायद सिचुएशन फिर भी सॉल्व नहीं हुई है। और आपने सही कहा कि अभी भी वो सिर्फ़ ये ढूँढते हैं कि इससे बचा कैसे जाए? बस, अगर मैंने कुछ कर दिया है तो बचा कैसे जाए? बस। तो वो मेंटालिटी को बदलना है, उसको बिहेवियरल चेंज लाना है और शायद वो जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वहीं से इनग्रेन करते हुए आगे शायद करना है। एग्ज़ैक्टली वही करना है। ये पूरा बेसिकली सिगरेट, टोबैको जैसा है। तुम पैसा बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि लोग पीना बंद कर पीने दें। या
वो अदर मीन्स फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे कि कैसे मैं अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूं। यू अंडरस्टैंड? ओके। तो तुम एक्चुअली उसको अनअफोर्डेबल नहीं कर रहे हो। उसको अनअफोर्डेबल करके जो लोग उसको एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे विल स्टार्ट टू फाइंड आउट द मीन्स कि उसको मैं कैसे अफोर्ड करूं, क्योंकि उसको ओके। उनको वो तो चाहिए। वो बिल्कुल। अनअफोर्डेबल करके वो उसको नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। फिर वो कर्जा लेंगे, फिर वो कुछ और करेंगे, फिर वो कुछ और करेंगे, अनसीन थिंग्स। या तो आपको उसके कोर पे काम करना है बेसिकली। उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग की जा सकती हैं। दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट उसकी कोर पे काम करने की जगह वही मैं कह रहा हूँ ना, हम पैनलाइज़िंग वाली जगह, ये भी एक तरीके से पैनलाइज़ है। तुम ये यस, खरीदते हो तो तुमको ज़्यादा पैसा देना ज़्यादा पड़ेगा। पैसे तुम देना खरीद सकते हो लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खरीदो, बट तुम ज़्यादा पैसा देके खरीदते रहो। क्योंकि सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा आना चाहिए। बिल्कुल। सो वो कोर पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक स्टेप ले तो लिया पर शायद वो उतना यूज़फुल नहीं रहा। और रणधीर कोई ऐसा हेडलाइन 2047 में जो आप देखना चाहें और जिसको देखकर आपको खुशी मिले? ऐसा हेडलाइन जिसको देख के मुझे खुशी मिले, दिस इज़ वेरी एक्चुअली मैंने सोचा नहीं इस बारे में, बट मुझे ये लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज जो अभी 16 से 13 पहुंच चुका है, ओके। जीडीपी में। आप थोड़ा-सा इसका रेफ़रेंस दीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है, कितने सो सालों में? 2014, और आई डोंट वांट टू रिलेट इट विद द गवर्नमेंट या और मेक इट पॉलिटिकल। सो अ डिकेड बैक, हाँ, ये 16 के आसपास होता था, ओके, 16 साढ़े 16 के आसपास। अभी 13 के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग। कम हो गया है। हाँ, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एज परसेंट ऑफ जीडीपी 3% बहुत बड़ा कम होता है। और इसी दौरान चाइना का ऑलमोस्ट यू नो 1.5 टाइम्स हो चुका है इसी दौरान। ओके। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। नॉट दैट कि वी शुड बी टोटली एक्सपोर्टिंग नेशन हुँ, और हुँ। टोटली इंपोर्टिंग नेशन, कोऑर्डिनेशन। बट थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है। ये बैलेंस ना सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर। सो इंडिया इज़ ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हम हाँ, क्रूड ऑयल लेते हैं यस, और रिफाइन करके दुनिया को बेचते हैं। तो जितने का हम क्रूड ऑयल लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा का रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं उस बिज़नेस को एज़ अ बेसलाइन पकड़ूँ कि हमारे पास तो नहीं है क्रूड ऑयल, हमारे पास तो बहुत कम है, लेस देन 8% फुलफिल कर पाते हैं हम लोग। हुँ, पर हम दुनिया से क्रूड ऑयल ले लेते हैं और रिफाइन करके पूरी दुनिया को दे देते हैं। नाइस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वी आर द रिफाइनिंग इंजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। वाह! और नॉट ओनली दिस, कैटलिस्ट में भी यही सिचुएशन है। इनफैक्ट कैटलिस्ट में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनर्स कैटलिस्ट में। ओके, जो ये रिफाइनरीज वगैरह में लगते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स में लगते हैं केमिकल्स। कैटलिस्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनर्स। तो इन ऑयल इंडस्ट्री इन ऑयल मतलब इंडस्ट्री, वो पेट्रोकेम में ही हो गया। पेट्रोकेमिकल या हाँ, तो दिस इज द बिजनेस मॉडल विच आई सी के अगर किसी को इंडिया स्टैंड आउट करना है, तो देयर हैज़ टू बी बैलेंस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जो बीओपी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस ऑल गवर्नमेंट्स रन इनटू द प्रॉब्लम, कंट्रीज रन इनटू द प्रॉब्लम। जो बैंक्रप्सी जो कुछ भी होती है, इसके कारण होती है। तो अगर मैं अपनी कंट्री को देखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस अलोंग विद दिस बैलेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस विद बैलेंस इज़ द हेडलाइन दैट यू वांट टू सी टुडे। राइट। और एक ऐसा ही हेडलाइन जो आप कभी नहीं देखना चाहेंगे 2047 में, शायद 20 साल बाद आप हँसे उस पे कि ये क्या हो रहा है? वी चेज पेस, हम स्पीड को चेस करें बाय कीपिंग थिंग्स सेफ्टी असाइड। ओके, कोई एग्ज़ाम्पल देंगे इसमें आप? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और सर्टेन कंपनीज who are actually we can consider them as the main source to create the fear and to create the backlash from the industry, from the policymakers, from the common people for the adoption of EVs. ओके, सबसे बड़ा फियर क्या लोगों में अचानक से क्या आया? आग लग रही है, चाइना से मटेरियल आ रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, यस, इसको बंद करो, इसको पैनलाइज करो, बहुत सारे मैंडेट्स लेके आओ। सेफ्टी एस्पेक्ट। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने स्पीड को ज़्यादा तवज्जो दी कंपेयर टू द सेफ्टी। अगर वही सेफ्टी को तवज्जो देते स्पीड की जगह, तो इंडिया शुड नॉट पे हीड टू द स्पीड
that much as they have to pay heed to the safety. Safety has to be there. Without this आप 10 कदम आगे चलते हो, आप 20 कदम पीछे लेना पड़ते हैं। वन इंसिडेंट कैन एक्चुअली हाँ, आपको पीछे लेके दुनिया चले जाए। जहान के फिर सारी की सारी चीज़ें बाहर निकल के जाती हैं। ट्रू। तो आई थिंक वो जो सेफ्टी एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज़ हैपन्स हेयर ऑल्सो। मोबिलिटी हो गई, स्टोरेज हो गई, मैंने क्योंकि स्टोरेज की बात करी थी एंड ऑल, और वो सब जगह लगने वाली है। ये बैटरी आपके घर में भी होंगी, यस। आपकी यूपीएस में लगने वाली हैं, आपकी इंडस्ट्री में लगने वाली हैं, C&I में लगने वाली हैं, आपकी रिन्यूएबल्स में लगने वाली हैं, आपकी ग्रिड में लगने वाली हैं। लेकिन आप सोचोगे जल्दी 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 कर दो, लेकिन सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए आपने, यस। क्योंकि आपने सेफ्टी चेक्स नहीं बनाए, और वो ये चीज़ें जहाँ बन रही हैं उनके स्टैंडर्ड सेफ्टी चेक्स नहीं बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेनलाइज करो, मैं ये कह रहा हूँ गाइड करो। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है गाइड Yeah. करना, स्टैंडर्ड्स का मतलब पेनलाइज करना नहीं होता। वो एक चीज़ में फ़र्क होना ज़रूरी है। किसी को कुछ नहीं पता तो उनको बताना चाहिए ऐसे ऐसे करोगे तो चीज़ें सही रहेंगी, और तुम इसमें ऐसे नहीं करोगे तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। और ट्रस्ट मी, बिजनेस में जो इन सब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, लोग सही जानना चाहते हैं कि सही है क्या, बट शायद पता ही नहीं है। पर पता नहीं है। कोई तो हो उनको बताने के लिए। ओके, तो एक ओवरऑल इकोसिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे ये इनकलकेट हो कि सेफ्टी, अच्छा, और शायद लोग जानना भी चाहते हैं या करना भी चाहते हैं कि सेफ्टी हो, बट अगर प्रोसेसेस सेट नहीं होंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत टफ है। ओके, वंडरफुल रणधीर, दिस वाज अ ग्रेट विजन ऑफ 2047। अब हम इस विजन को ब्रेक डाउन करना चाहेंगे और पहुंचना चाहेंगे इस विजन तक, बट उसके लिए आज हम 2025 में बैठे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस विजन तक पहुंचे, या वो 3 पिलर या 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या होंगे सरकार के प्रोबेबली 2030 के लिए या 2035 के लिए, ताकि हम विजन तक पहुंचे, तो क्या होंगे? आई थिंक एक तो मैं सबसे पहले बता ही सकता हूँ जिसपे शायद तुम भी काम कर रहे हो, बैटरी ट्रेसेबिलिटी। Yes. इफ़ यू कांट ट्रेस एनीथिंग यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। तुमको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेसेबिलिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि बैटरी की सर्कुलरिटी या मटेरियल की सर्कुलरिटी होना चाहिए। ट्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता तो लगे कि है क्या, चल क्या रहा है, चल। इसका होगा क्या। जो अभी अनसर्टेनिटी है ना, वो अनसर्टेनिटी चली जाती है। वो अनसर्टेनिटी को जाना बहुत ज़रूरी है। आज बैंक्स पैसा नहीं देते हैं बिकॉज अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं वो पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं दे, बैंक्स हेट अनसर्टेनिटी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बैटरी की, जो आज जैसे किसी कंट्री से आती है, किसी ईवी में लगती है, कहीं और यूज होती है, तो उस अनसर्टेनिटी के लिए। हाँ, तो वो ट्रेसेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक अगर सरकार, दिस इज समथिंग विच इफ समबडी कैन डू, और सरकार में कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे लोग इसको बोल भी रहे हैं। ना केवल पब्लिक बसेस का तो नया प्रोक्योरमेंट 100% ईवी होना चाहिए, Yes. लेकिन प्राइवेट का भी मैंडेटरी कर देना चाहिए। ओके। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन आवर कंट्री नाउ मैन्युफैक्चरर्स शुड कम टुगेदर, और उसको गवर्नमेंट ही साथ में ला सकती है, क्योंकि अभी वो फीजिबल नहीं है। और जो उनका सबसे बड़ा procurement, चंक होता है, मोर देन 90% ऑफ द चंक जो है वो प्राइवेट private का है। buses. तो जब तक वो प्राइवेट वाला कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हम वो जो सबसे ज़्यादा धुआं पता है बाहर जाते हैं तो वही मार रही होती हैं। और चाहे जी। आप गाड़ी में बैठे हो, चाहे एसी लगाए हो, चाहे कुछ कुछ लगाए हो, वो सबसे बड़ा न्यूसेंस है। Yes. और वो एक चीज़ चेंज करना अगर इमीडिएट टर्म में गवर्नमेंट कर सकती है, दैट इज समथिंग विच दे कैन डू। सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच इज, वन इज द ट्रेसेबिलिटी, सेकेंड इज दिस पार्ट। थर्ड थिंग इज, आई थिंक मैंने बैंक्स की बात करी, Yes. और किसी भी चीज़ में अगर हमको आगे बढ़ना है, पैसे का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। पैसे का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है अभी ये इन सब एरियाज़ में? बिकॉज अनसर्टेनिटी है, जो मैंने बात की। और अनसर्टेनिटी कब जाती है? जब डेटा होता है। Yes. और डेटा कहाँ से आएगा? जब डेटा का डेमोक्रेटाइजेशन होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बिजनेस की चीज़ें शेयर करने के लिए, Mhm. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बैटरी बना रहे हो, आप चार्जिंग कर रहे हो, आप व्हीकल्स आपके घूम रहे हैं, चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, किस तरीके से दौड़ रहे हैं, नेशनल डेटा पोर्टल टाइप चीज़, Okay. जो कि कुछ कंट्रीज में है बाय द वे ऑलरेडी, Okay. तो नेशनल डेटा पोर्टल जैसी चीज़, वो हम ये 3 चीज़ें हम इमिडिएटली अफेक्टिवली कर सकते हैं। ये हम इमिडिएटली बोल सकते हैं कि बॉस ये सारी की सारी चीज़ें आप लगा सकते हो अभी के अभी, क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन इसमें कहीं पे भी पैनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। Okay. तीनों जगहों पे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री रेडी है, एवरीबडी इज़ रेडी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से देखो 100% तो आप कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो।
लेकिन फॉर द लार्जर गुड, फॉर द लार्जर पब्लिक एंड ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड द लर्निंग्स, जो हमको बाहर से लर्निंग्स भी मिल रही हैं, उन सबको आप इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 चीज़ों को अगर हम स्टेप वाइज मैनर में अभी अगले 1 या 1.5 साल में कर देते हैं, तो अगले 10 साल तक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इनका। उसके बाद रिविजिट कर सकते हैं। पर इनका बहुत, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। एक छोटी सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने बहुत रिसेंटली इंश्योरेंस का एक कैलकुलेशन किया था कि इंश्योरेंस अगर सेकंड बैटरी लगती है, सेकंड लाइफ बैटरी लगती है, तो इंश्योरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता तो है? सेकेंड लाइफ बैटरी वो होती है जो आज ईवी में यूज हो चुकी है और उसको हम कहीं और यूज करना चाहते हाँ, हैं। टेलीकॉम में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में, यूपीएस में कहीं यूज़ करना चाहते हैं। ओके। अगर उस जो बैटरी आ रही है, पहली वाली बैटरी आई, अगर उसकी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ यूज़ होती थी, वो कहाँ चार्ज होती थी, कौन सी गाड़ी में लगी थी, कैसे चलती थी, कहाँ चली, किस एरिया में चली, गर्मी वाले एरिया में चली या ठंड वाले एरिया में चली, ओके। हिल्स में चली या फिर प्लेन्स में प्लेन्स चली, पे चलिए। हमको कुछ नहीं पता है, और वो आके हमने कहीं और लगा दी। उसको बोलते हैं अनमॉनिटर्ड विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। वो हमको उस बैटरी के बारे में कुछ नहीं पता। एक बैटरी ऐसी हो सकती है जो मॉनिटर्ड है, जिसके बारे में हमको डेटा सामने वाले ने दे दिया कि ये हमारी गाड़ी में लगी हुई थी, इतनी इतनी जगह चली है, ये ऐसा है, इतना चार्ज हो सकती है, इतनी डिस्चार्ज हो सकती है, इसको आप सेकंड लाइफ में यूज़ कर लो। इतना ज़्यादा फ़र्क आता है इन दोनों में कि अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि 15 लाख का आप सिस्टम लगा रहे हो स्टोरेज का, ठीक है? उसमें अगर आप ये वहाँ के बैटरी लगाते हो और इंश्योरेंस करवाते हो, तो एक जगह आएगा 2.5 लाख रुपए, जो जिस बैटरी के बारे में आपको सब कुछ पता है। ओके। जिसके बारे में नहीं पता है और वो यूज़ कर रहे हो, वो आता है 5.8 लाख रुपीज़। डबल हाँ, से भी ज्यादा एक्चुअली। ऑलमोस्ट इतना बड़ा फ़र्क आता है। बेसिकली वो भी हाँ, अपना रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं हाँ, कि हमें हाँ, कुछ ये करना ईएलवी है, एक्सपेक्टेड लॉस वैल्यू। है। तो उनको लगेगा कि अगर ये लगाता हूँ तो मुझे 5.8 लाख तक का लॉस हो सकता है, ये लगाते हैं तो 2.8 का। तो जो आपको इसकी वो आने वाली है, किश्त आने वाली है, वो भी इतनी तरीके से वेरी करेगी, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। ओके। ये इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ डेटा नहीं है। ओके। The moment the data comes, money flows. The moment money flows, the progress happens naturally. ये तो सिमिलर है, जैसे हम कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं और इंश्योरेंस वाले क्लेम करते हैं कि अगर आप बेटर गाड़ी चलाते हैं तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। Exactly. और अगर So आप there is a quote actually. I just get it. So money is not cowardly, but it's an obedient player. ओके। That means कि पैसा आता है जब, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आना चाहता है, लेकिन पैसा आता है जब उसको पता चले कि वो वापस भी आने वाला है। ओके। ओके। तो आप उसको और यूटिलाइज बेटर तरीके से कर पा रहे Exactly. हैं। हाँ। तो काफी अच्छे पॉइंट्स है। तो मुझे एक और चीज बताइए, मैं अगर हम कहें कि रणधीर सिंह कल एक सुपर मिनिस्टर बन सके सरकार में, तो ऐसे कौन से 3 फैसले होंगे जो आप चाहेंगे कि अपने इस विजन को अचीव करने के लिए आप ले सकें? आई थिंक ये 3 तो होंगे ही, इसके ये 3 अलावा ही और होंगे। 3 अगर अगर आप इन्हीं 3 का ना इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से मैं, द थिंग इज़ कि ओके। हमको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है नियर टर्म में। बट हम जो चीज़ें करना है, उन चीज़ों की वैल्यू हमको दिखना चाहिए। देयर हैज़ टू बी यू नो परपेचुअल एज़ वेल एज़ कैस्केडेड वैल्यू। ओके। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, ऐसे हमको वैल्यूज़ दिखना चाहिए। तो अगर तो पॉलिसीज़ और स्कीम्स की बात करें ना, तो हज़ारों पॉलिसीज़ और स्कीम्स आती हैं, आती है। राइट? कि एट एनी मोमेंट लोग एक स्कीम पे, 2 स्कीम पे, 3 स्कीम पे काम करते रहते हैं, यस। और हम एक चीज़ बहुत सुनते रहते हैं और पेपर में भी पढ़ते रहते हैं कि ये वाली स्कीम आई थी, इसमें कोई आया नहीं अभी तक। ये वाली स्कीम आई थी, इसमें सिर्फ 20% आया है। ये वाली स्कीम आई थी, इसमें 50% आया है। एक ये स्कीम आई थी, इसमें 500% आ गया है। और अगर आप एनालाइज करोगे उन स्कीम्स के बीच में क्या फ़र्क है, तो जो जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, उसमें ऐसा नहीं कि वो स्कीम बहुत अच्छी थी, उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लोगों के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ज़्यादा हुआ, आम जनता ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इंटरनेशनली भी ज़्यादा हम इंक्लाइंड थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम एक्चुअली भूल जाते हैं, और ये बहुत सुनने को मिलता है कि किस कंट्री ने किया है तो हम करेंगे। बिल्कुल। कुछ चीज़ों में हम फर्स्ट मूवर हो सकते हैं ना, बिल्कुल। अपने कंट्री के हिसाब से हम फर्स्ट मूवर हो सकते हैं और होना भी चाहिए, राइट? तो वो एक मेंटालिटी भी साइड में रखना होगी। तो जो फर्स्ट स्टेप लेना है, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने कही, इनमें फर्स्ट स्टेप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि यार किसी ने किया हो या नहीं किया हो, मैं तो डेटा पोर्टल होना चाहिए, यू गाइस हैज़ टू शेयर।
नहीं तो वो भी आके यही बोलते हैं, अरे उस कंट्री ने वो किया, उस कंट्री ने वो किया। अभी कैफे नॉर्म्स पे जो चर्चा चल रही है, कैफे जी, नॉर्म्स पे जो हो रहा है, किसी लोग और वही ने कह रहे हैं किया ना, होगा। अरे कुछ कंट्रीज ने तो किया है ना, किसी ने किया है इज डिफरेंट, हमको क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है? हमारे लिए क्या सही है। जब हमारी सिटीज चोक हो रही हैं तो हमको तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, ना केवल इस चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। True. तो दोज आर द थिंग्स विच आई एम सेइंग इन पर्टिकुलर, कि हमको ये 3 स्टेप्स लेने के लिए फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, फर्स्ट इन द कंट्रीज, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। हमने बैटरी स्वैपिंग में किया था ना, कोई किसी और कंट्री में पॉलिसीज नहीं थी, नहीं, हमने ड्राफ्ट निकाला था। जी, अब इसलिए तो हम वेट नहीं करेंगे, किसी ने नहीं निकाला तो आप क्यों निकाल रहे हो। अरे किसी और ने स्टैंडर्ड नहीं बनाया तो तुम क्यों अरे हमारे कंज्यूमर के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पे हमारे सिटीजन्स के लिए क्या ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है ना। True. आप ऐसा थोड़ी रह सकते हो कि किसी और ने नहीं बनाया तो तुम क्यों कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी कंटेक्चुअली हमने देखा भी है, भारत सरकार कहीं पर और कोई भी सरकार अगर देखा जाए तो सबसे पहले बोलती है कि अच्छा पहले उन्होंने किया है तो हम करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ ये कॉन्टेक्स्ट आता है लेट्स इनोवेट। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, भारत को अपने लिए खुद और कुछ करना चाहिए। तो कहीं पे इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा तभी शायद हो पाएगा। और आपने बहुत काफ़ी ज़रूरी अच्छा कहा कि शायद वो इनोवेशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ से उल्टा ये नहीं कि किसी और ने किया है कि नहीं किया है। है। हाँ, वो तभी आई बहुत थिंक वी ज़रूरी कैन है। बी सक्सेसफुल। विदाउट दिस, ये थिंकिंग तो बहुत ज़रूरी है, दिस थिंकिंग हैज़ टू बी देयर, कि इसका रेफरेंस बताओ कहाँ हुआ है, उसकी जगह व्हाई कांट वी बिकम द रेफरेंस फॉर दिस। सिर्फ इतने से ही मेंटेलिटी की चेंज है, और क्वेश्चनिंग की यही चेंज है। ये सब अपने आप को सब ये सोचते हैं कि किसी का रेफरेंस मिल गया तो उसके कंधे पे गन बंदूक रख के हम चला रहे हैं, कि जस्ट किसी इन का केस कंधा ये मिलना चाहिए। तो ये इसलिए भी है कि जस्ट इन केस अगर ये फेल होता है तो ये हाँ, कारण था उसका। किसी का कंधा चाहिए। और पर कुछ लोग, बट वो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो फर्स्ट स्टेप लेने में एक्चुअली बिलीव करते हैं, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट में मैंने उनके साथ काम किया है। ओके, सो वेरी गुड टू नो। मुझे भी लगता है कि शायद इंडिया को आज इनोवेट करना पड़ेगा, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया बट हमने क्या किया है। अगर ऐसा ही किसी और कंट्री ने आज सोचा होता तो आज शायद वो ईवी की, कहते हैं आज किंग ऑफ ईवीज, दे वुड नॉट बी। आज भी यूरोप नेशन से आज तक ऑटोमोबाइल के मास्टर होते, यूएस वुड हैव बीन द मास्टर, बट उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और शायद 15 साल पहले से सोचा, इसलिए राइट। आज दे आर द किंग ऑफ दिस। और पता है उन्होंने किस चीज़ पे अटैक किया, उन्होंने मटेरियल पे अटैक किया, यस, मटेरियल साइंस पे अटैक किया, यस, बाकी सब उसके रिजल्ट्स हैं। यस, तो अभी उनका पकड़ मटेरियल साइंस पे है, जो कोर होती है, तो इसीलिए तो वो इनोवेट भी कर पा रहे हैं। अगर वो सिर्फ स्टोरेज पे कर रहे थे तो यहाँ वहाँ से सामान लेके बना रहे होते, लेकिन उन्होंने मटेरियल साइंस पे कोर पे अटैक किया, और वो कहाँ से आया, यूनिवर्सिटीज से। सो somehow आई विजिटेड मैनी यूनिवर्सिटीज, मैनी इंडस्ट्रीज, और 2-3 महीने तो आराम से निकाल ही देता हूँ वहाँ पे एवरी ईयर। ओके, तो और बहुत सारे लोगों से बात किया है, एंड टच वर्ड वी हैव एन एमओयू विद मैनी पीपल। बट यही चीज़ निकल के है कि वहाँ पे इनोवेशन पता है कौन लीड करता है, यूनिवर्सिटीज, नॉट इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इनोवेशंस हैपन्स इन द यूनिवर्सिटी। स्टोरेज वहाँ से निकल के आया है, सोलार के वहाँ से निकल के आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस वहाँ से निकल के आती हैं, केमिकल्स वहाँ से निकल के आते हैं, नए मिक्सचर्स वहाँ से निकल के आते हैं, नई टेक भी वहाँ से निकल के आ रहा होता है। इट्स नॉट कैटल और समबडी एल्स हु इज इनोवेटिंग। अब उन्होंने अपने रखे हुए हैं साइंटिस्ट, CATL जैसी कंपनीज के भी यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट चलते हैं जहाँ से इनोवेशंस पकड़ के निकाल के लेके आते हैं उसको। सिर्फ एक सिंपल सा फर्क बताता हूँ क्या होता है, यूनिवर्सिटीज से छोटे इनोवेशंस होते हैं, Yes. इनोवेशंस होते हैं, Yes. उनको स्केल करती हैं इंडस्ट्रीज, ट्रू, बस। तो चाइना में बहुत सिंपल सा मॉडल है, यूनिवर्सिटीज से इनोवेशंस निकलते हैं, इंडस्ट्रीज उसको इतने बड़े स्केल पे स्केल कर देती हैं कि कोई उनसे कम्पीट नहीं कर पाता है। तो इंडिया कहाँ मिस कर रहा है इस चीज़ को? इंडिया यहाँ मिस कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशंस हो नहीं रहा है, और अगर हो रहा है तो फैसिलिटेट नहीं हो रहा है कि उसको कन्वर्जन हो पाए बिग स्केल पे। बिकॉज़ हम हमेशा ये प्रॉब्लम हमेशा सुनते हैं एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में। एकेडमिक सेज़ कि हमने इनोवेशन कर दिया है, बट इसके लिए हमें कोई स्टार्टअप इंडस्ट्री या इंडस्ट्री नहीं मिल रहा है इसको स्केल करने के लिए। इंडस्ट्री आई थिंक वो कनेक्ट ही आज तक नहीं बना पाया कि, और प्रोबेबली शायद जो रिलाय ही नहीं करते हैं एकेडमिक पे कि वो इनोवेशन आए और हम उसको स्केल करें। तो शायद कहीं एक मिसिंग लिंक है जो वो हमें पूरा बहुत बड़ा करना। डिस्कनेक्ट है मुझे लगता है। जैसे अभी हमने अनुसंधान रिसर्च फंड आया है, एएनआरएफ। बड़ा, इट्स अ बहुत बड़ा फंड है, आई थिंक जी। 1 लाख करोड़ के आसपास है। यस, यस, इट्स वेरी बिग।
पर तुमने कभी सुना है कि एनआरएफ को हेड करने वाला, अनुसंधान रिसर्च फंड को हेड करने वाला, पब्लिक में आके एग्जैक्टली किसी को बोला है कि तुमको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? ओके। 1 लाख करोड़ बड़ा अमाउंट होता है ना। यस। इसका मतलब बड़े बड़े अमाउंट्स इस जगहों पे फिक्स करना। आप 500 चीजों को चेज मत करो, आप 5 चीजों को चेज करो, ओनली 5 चीजों को। मैं तो बोलता हूँ 3 चीजों को ही चेज करो। मतलब यू आर सेइंग कि 500 इनोवेशन नहीं, आप टॉप 5 हाँ, करो। आप फाइंड आप आउट कर 500 लो। करिए बट एक टॉप प्रायोरिटी 5 रखे कि ये आप होना। बोलो कि मुझे एआई में लगाना है 30,000, हम्म। बोलो मुझे स्टोरेज में लगाना है 30,000, बोलो मुझे पीपल मोबिलिटी में लगाना है 30,000। आई एम नॉट सेइंग, वैसे ये चीज सब जानते हैं कि व्हीकल्स की मोबिलिटी की प्लानिंग होती है, जबकि लोगों की लोगों की मोबिलिटी की मोबिलिटी, प्लानिंग ट्रू। होनी चाहिए, मतलब आई जो थिंक काफी इस इंडिया सेक्टर। कॉन्टेक्स्ट में काफी मिस रहता हाँ, है। तो ये 30 ऐसे ही लगा दो ना 3 जगहों पे, और फोकस्ड करो इसको। यू नो 30 में से अगर तुम किसी को 1 दे दो, किसी को 2 दे दो, किसी को 1 दे दो, टफ है। ये जो 1-2 लेने वाले हैं, ब्रिंग देम टुगेदर, ओके। कि एक कुछ कॉमन गोल होना चाहिए। कुछ तो निकल कि इसने कुछ निकाला, उसने कुछ निकाला, और वो स्केलेबल नहीं है। लेट देम कम टुगेदर एंड डू दिस वे। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जैक्टली दिस इज हाउ द चाइना हैज डन। उन्होंने स्पेशलाइजेशन डेवलप किया है अपनी यूनिवर्सिटीज में। ओके। तो लेट्स से एक पर्टिकुलर है, आई वोंट टेक द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सिर्फ केमिकल्स पे ही काम हो रहा है, वो सिर्फ और किसी चीज़ पे नहीं करेंगे। और इंडस्ट्री का फुल सपोर्ट है, टारगेट बेस्ड केमिकल्स हैं, और उनका अभी तो सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटीज आर द फुली सेल्फ रिलायंट ऑलमोस्ट। वाओ। वो पैसे जनरेट करती हैं, रेवेन्यू सोर्स है, नॉट द कॉस्ट सेंटर नहीं है। वो पैसे जनरेट कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस। उन्होंने बनाया, बेच दिया, फिर उसमें और नया इनोवेशन इनोवेशन करना है, लाएगा। ऐड ऑन करना है, इंक्रीमेंटल करना है, उसमें भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं करके खत्म हो गए, फिर इंक्रीमेंटल कर रहे हैं, फिर कंटिन्यूस कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा सोर्स है यूनिवर्सिटीज, स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी यस, तुम अगर ट्रू। हमारे सेक्टर में जो एआई हो गया, ईवी हो गया, द बिगेस्ट सेक्टर्स, इसमें अगर किसी को ढूंढने जाओ, तो स्किल्ड वर्कफोर्स जिनको मैं बोल सकूं कि ये स्किल्ड है, मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। और जो मिलेंगे उन्होंने शायद इसमें कभी काम नहीं किया होगा, बट दे आर ट्राइंग टू डू इट। ट्रू। लेकिन वहां से जिन्हों एक्चुअल जो लोग काम किए वो निकल के भी बाहर आते हैं, और वो कंटिन्यूअसली एक ट्रेनिंग सोर्स बना रहता है। क्योंकि अगर आपको वो लोग मिल गए तो वो एक और 10 लोग ऐसे बना हाँ, पाएंगे। एग्जैक्टली। बट शायद वो अभी हम बहुत बात तो होती है स्किल्ड वर्कफोर्स की, बट आई थिंक वो अभी भी कहीं कि 5 सालों से वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म इट। काफी बड़ा एनएसडीसी नहीं हुआ करने की इंडस्ट्री। कोशिश कर रहा है, बट यस। अगेन वेयर वी सी सच थिंग्स हैपनिंग एंड कमिंग आउट। इंडस्ट्री में अभी जाके देखो बाहर, जैसे मेरी भी कंपनी है, हम तो एक सीधा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो अपने हाथों से काम कर पाए। हमने इतने इंटरव्यूज किए, बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल गए कि किसी से करवा लेंगे, ऐसे करवा लेंगे, वैसे करवा लेंगे, ओके। बट किसी को मैं बोलूं कि भाई पकड़ के तुम खुद करो, तो कोई नहीं मिल रहा है मुझे। एक तो चाहिए एटलीस्ट जो खुद करे ताकि दूसरों को समझा किसी को सके। एक बार बताए तो यस। कि तभी ये तो आप ऐसे बड़ी कर टीम जाइए। बना हाँ, पाएंगे। एक भी नहीं मिल रहा है, इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है इसके पीछे ये सिस्टमेटिक इशू बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट सिस्टम इशू, इट्स अ सिस्टमेटिक इशू। सिस्टमेटिक मतलब परपीचुअल है, सिस्टम मतलब एक जगह फिक्स हो गया है। ये फिक्स नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूसली ऐसे ही का ऐसा इशू हर बार आता रहता है, क्योंकि लोग तो चेंज हो रहे हैं ना। यस। पर उनकी थिंकिंग चेंज क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तभी तो हमको इस तरीके के लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और करना बहुत मुश्किल नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे चीज़ें हुई ना, मेट्रो के लिए इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस था, मेट्रो हुआ, यस। कैसे फैल रहा है और आज तक सबसे आज। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हाँ, स्टोरीज इन इंडिया आई वुड से। एग्जैक्टली। तो चीज़ें करी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करी जा सकती हैं। मुंबई में कुछ जगहों पे लोग लेन फॉलो करते हैं ना। यस। मैं मुंबई, अगर मैं खुद एक एग्जांपल दूं तो वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बना भी है, थोड़ा बहुत मिसिंग भी है, बट द वे पीपल वॉक, लाइक इतने सारे लोग वॉक करते हैं इतनी भीड़ में भी, बट यू डोंट फील लाइक कि आप टकरा जाएंगे कुछ। एवरीबडी हैज दैट बिहेवियरल नज इंस्टिंक्ट इन देम है, और इंस्पिर और वॉट एवर वी से, बट उनमें है कि मेरे को चलते रहना है और किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सही बात कही तुमने। नहीं टकराते हैं वो, 500 उतर रहे हैं, 500 चढ़ रहे हैं। यस। पर इस पर उसमें भी मेरा एक व्यू ये है कि उसका मतलब अब हुआ क्या वहाँ पे, कि लोग तो ओके हैं, उनको ऐसी भीड़ में चढ़ना है,
उनको ऐसी भीड़ में उतरना है। यस। उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम किसका था? कि इतने लोगों का अगर इस तरीके का बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम कहीं और यूटिलाइज करके शिफ्ट कर सकते हैं क्या? लोगों की मोबिलिटी को किसी और तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ 500 लोग मूव कर रहे हैं तो क्या इन 500 को मैं 100 से 100 में 5 तरीके से इनको बांट सकता हूँ, जाके इनको फैसिलिटेट हो कुछ। हमेशा ये 500 1000 5000 ही ना मूव करते रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यस, यस। हाँ, वो चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई है। पर लोगों का बिहेवियर अच्छा है वहाँ पे, यस। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जैन ऑन ट्रांसफर हुआ है। तो जो लेन में चल रहे होते हैं वो आज भी लेन में ही फॉलो कर रहे होते हैं। एक्चुअली लिविंग इन दिल्ली मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था जब आई सॉ कि एक बस स्टॉप पे लोग लाइन लगाकर खड़े थे, एंड नॉट जस्ट 5 पीपल, देयर वर 20 पीपल जो लाइन में खड़े हैं, बस आई नहीं है बट वेट कर रहे हैं। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बट वेरी गुड दैट आई सी की मुंबईकर्स हैव डन इट। इनफैक्ट मुंबई में तो एक मैंने वड़ा पाव की शॉप पे, बहुत फेमस है, लंबी सी लाइन लगी है। इट्स नॉट बहुत बड़ी शॉप है, छोटी सी शॉप है, बहुत फेमस है, प्रभा देवी में है। लोग उसमें लंबी लाइन लगाए रहते हैं, फुटपाथ पे लंबी लाइन, और कोई ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं स्टारबक्स के लिए लोग खड़े हुए हैं, एक वड़ा बड़ा पाव पाव के खाने लिए के लोग लिए। खड़े हैं लाइन में कामली, दूर दूर से आके। मैं भी खड़ा हुआ था बट इट्स सो गुड टू सी। आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे देख लो, आप दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुंबई एयरपोर्ट पे जो ऑटोज हैं, आप लाइन ऑटो में ले खड़े हैं। सकते हो और वो लाइन में आती हैं। यस। आप जब भी ऑटो में बैठते हो, वो ऑटो का आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, नंबर और ऑटो का नंबर। और अगर ऑटो वाला मीटर पे जाने से मना करता है तो ऑटो वाले को वहाँ से हटा देते हैं। हाँ। वो सारे ऑटो वाले मीटर में ही जाते हैं, फिक्स्ड है कि उनको मीटर में ही जाना इवन है। एट एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट पे है ये सिचुएशन, तुमको दिल्ली में मिलेगा क्या? इट इज़। और अब वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हम तो इसमें जाएंगे और हमको इस लाइन में आने ही दो, क्योंकि वो एक सिस्टम चेंज हो गया है। वो एक तो बड़ा किसी ने सिस्टम तो हो आके, गया। वो सिस्टम चल रहा था कि आके लोग कुछ भी मांगे, किसी ने बीच में आके बोला कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होगा। ओके। तो शायद कुछ चेंजेस हैं जो अभी हमें शायद अभी करने पड़ेंगे, 2030 में करने पड़ेंगे ताकि हम 2047 के विजन को ला सकें। करेक्ट। सो थैंक्स रणधीर, काफ़ी अच्छी डिस्कशन थी, विजन बनाया हमने, एक ब्लूप्रिंट भी बनाया उसके लिए। अब हम थोड़ा आपको ब्रेक देना चाहेंगे। देयर इज अ फन सेगमेंट दैट वी हैव ऑन व्हाट्स द विजन, इट्स कॉल्ड पॉड प्ले। ओके। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें आप कंप्लीट करना है, जितना कंसाइज हो सके उससे कर सकते हैं। थोड़े फन ही रहेंगे, नॉट वेरी पॉलिटिकली और एनीथिंग दैट वी वांट टू टच, ठीक बट है। या। तो लेट्स स्टार्ट। वन थिंग पीपल गेट कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट माय वर्क इज। दैट इट्स परफेक्ट। फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन अ मीटिंग फाइनली गेट्स कैंसल्ड। मे बी प्लान फॉर द नेक्स्ट वन। So you're workaholic. One question I secretly hate being asked. Secretly, okay, why so much hustle in life? Why not settle down? Why not have a peaceful life? Why so much hustle you want? एक सुमन की एक पोएम है, उसकी एक लाइन है, थर्ड लाइन है, मैं पूरा बताने की जगह सिर्फ उसकी थर्ड लाइन बोलता हूँ। वरदान नहीं मांगूंगा, बहुत फेमस सी पोएम है। उसमें थर्ड लाइन है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसका मतलब नॉट लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि हसल इज समथिंग विच आई विल डू to get what I want, instead of asking people, or instead of getting, calm, or maybe settle down at something which I already have. तो वो मजा है जो आपको इंस्पायर करता है बेसिकली Hmm. एक काम। ओके, द मोस्ट ओवररेटेड पार्ट ऑफ माय जॉब वाज व्हेन यू वर इन नीति। Overrated. That I can do whatever I want, which is not true. ओके। तो आप भी कभी कभार लगता था कि शायद। Hence our ओके, सो द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड स्किल माय जॉब टॉट मी। think at scale. हमेशा बड़ा उसको करना। बड़ा always think scale from three side. एक, impact कैसा होने वाला है, दूसरा कितना ज़्यादा स्केल हो सकता है, और दूसरा मासेस को किस तरीके से इफेक्ट करेगा ये। तो ये हमेशा स्केल में सोचना है।
वो छोटा सोच के कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं आता है। एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब मैं नया ज्वाइन किया था, सो माय बॉस मिस्टर अमिताभ कांत, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सजेस्ट समथिंग फॉर द बजट से, बजट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, हमसे सजेशंस मांगेगा ही नहीं। तो मैं गया और एक पर्टिकुलर कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का कुछ तो भी स्कीम मैं लेके गया, एंड ही वाज लाइक कि, और उन्होंने मुझे ब्लास्ट किया। ही वाज लाइक कि इतने से में तुमको लगता है कि इस देश पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तुमको इस देश के लिए सोचना है। अब वो तुम एक कंपनी में काम करते थे, उसके हिसाब से नहीं सोचना है। तुमको ये नहीं सोचना है कि फॉक्सवैगन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉक्सवैगन पे कितना, तुमको ये सोचना है कि वैसी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो इतने सारे देश, पूरे देश, वहाँ कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो स्केल पे जो सोचना है ना, एंड इट, आई मीन ऑफ कोर्स ही ब्लास्टेड इन सम अदर वे, एंड इट वाज अ टोटल लर्निंग फॉर मी। सो वो स्केल पे जो सोचना है ना, वो इस जगह पर रह के मैंने समझ पाया है। शायद उन्होंने इतने प्यार से नहीं बोला होगा, शायद अच्छे तरीके और अच्छे तरीके बट दैट इज समथिंग विच वाज रिक्वायर्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, ट्रू। एंड दैट ऑलवेज रिमेन। शायद वो 100 नहीं, 1000 या 10,000 करोड़ की, शायद और भी बड़ा, और भी बड़ा। और भी बड़ा। इफ माई वर्क डे हैड अ साउंड ट्रैक तो क्या होगा? एक गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें। आई थिंक इफ यू मिस द ट्रेन आई एम ऑन, यू विल नो दैट आई एम गॉन। वाह। द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों को लीडरशिप के रिगार्डिंग है, नॉट योर्स बट जनरल लीडरशिप। जनरल लीडरशिप, दैट इट कम्स विद अथॉरिटी। आई थिंक इट कम्स विद कन्विंसिंग। नॉट जस्ट हाँ, पुश इट बट इट्स लाइक। सबको साथ में लेके चलने से ही आप आगे बढ़ पाते हो। वाह। अगर कोई ऐसा दिन जो आप अपने करियर से दोबारा जीना चाहें तो कौन सा होगा? ओह, करियर से बोल रहे हो या फिर अपनी लेजर? लाइफ से बेसिकली। लाइफ से तो आई डू लॉट ऑफ ट्रैक्स, तो आई थिंक द डे आई वेंट टू खारदुंगला ओके। ऑन बाइक, आई थिंक ऑन दैट बाइक इज, फ्रॉम दिल्ली टू कर दूंगा। हाँ, दैट इज समथिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू रीलिव अगेन। समडे व्हेन यू गेट टाइम फ्रॉम योर हसल। हाँ, राइट। एक लंबे दिन के बाद आप क्या करना चाहेंगे? लंबे दिन के बाद मैं पीसफुल, एक्चुअली मैं करता भी हूँ, आई ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर माई वॉक। और वो वॉक सिर्फ वॉक नहीं होता है, मैं उस टाइम पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ। नॉट दैट दिन में क्या किया, बट लाइफ में क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। Okay. बिकॉज आई ऑलवेज कीप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द वर्क कि मुझे व्हाट नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। Okay. एंड इफ आई वाज नॉट डूइंग दिस वर्क जो आप अभी कर रहे हैं तो आप और क्या कर रहे होते? आई थिंक मैं ट्रैकर होता। आई माइट ट्रैकिंग, बी डूइंग द अ ट्रैकिंग, गाइड हाइकिंग। बेसिकली फॉर अदर पीपल टू गेट ट्रैक। हाँ, मतलब मे बी जो, नॉट ट्रैक कंसल्टेंट बट खुद सेल्फ ट्रैक करने वाले। एग्जैक्टली, जो लोगों को हेल्प करते हैं वहाँ पे होते हैं, जो हमारे ट्रैक गाइड्स वगैरह जो होते हैं। ओके। आई थिंक आई लाइक हिमालयाज अलॉट और माउंटेन्स अलॉट। Okay, wow, this was nice. I have another short one for you. We call this game called kill, keep or fix. I'll give you one sentence. आपको बताना है उसको kill करें, we keep it or we fix this. It's very good. ओके, So let's start. Uh, First word is long meetings. किल, Let's do a pilot first. Mindset. फिक्स, PowerPoint presentations. ओ किल इट, India's obsession with being cost effective. किल इट, Global climate summits, COP and all. oh it should be killed in pieces. ये दिल से निकला है. हाँ, LinkedIn inspiration post. fix it, it should be fixed, Okay. Saying कल से पक्का करेंगे. it should be fixed. Okay. Checking your phone mid conversations. It depends. I think it should be fixed, depends upon what type of see, if it is boring, even I don't mind to, it's a sort of signal It's a signal. for सामने वाला कि यार तुम बोरिंग कन्वर्सेशन हो रहा है, Okay. और मीटिंग्स में बोरिंग हो रहा है। Okay. इलॉन ने बोला भी था ना कि इट्स परफेक्टली फाइन, या EV subsidies. फिक्स इट। Vision documents.
it should be. I want to say kill it. I kept it in last for that reason. I want to say kill it, but a lot of people wouldn't agree. I think it should be killed. Okay, perfect. So great one. Vision documents should be replaced with action documents. Wow, that's nice actually. Actionable document. That's it. Huh? So thanks, Randir. It was fun segment with you, and Podplay is something people look at towards our show. अब हमारे पास एक नया सेगमेंट है। हम जानते हैं कि रणधीर हैज़ वर्कड इन नीति आयोग, तो गवर्नमेंट के साथ आपने काफ़ी क्लोज़ली काम किया है। अमिताभ कांत इज़ समबडी दैट यू हैव वर्क्ड वेरी, वेरी क्लोज़ली से। तो बट काफ़ी सारे लोग हैं जो सरकार के बाहर बैठे हैं और उनको समझना होता है कि सरकार एक्चुअली काम कैसे करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और आपने कॉर्पोरेट में काम किया है और गवर्नमेंट में, तो दोनों तरफ की एक स्टोरी आपको पता है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि सरकार ने डिसाइड कर लिया या ये पॉलिसी आए, तो हु एक्चुअली इन गवर्नमेंट डिसाइड्स दिस? इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो सरकार अपने आप में जो वर्ड है ना, वो इंडिविजुअल नहीं है, यस, इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल। कोई भी एक जन बैठ के कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए तुम देखोगे कुछ भी बनता है उसे 500 लोग लिख रहे होते हैं, यस, क्योंकि कोई भी एक जन सोच ही नहीं सकता है कि इस सब पे कैसे अप्लाई होंगे। 500 लोगों के उसमें व्यूज़ चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फाइनल उस पर ओके करता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होती है। बट वो ओके करने के पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओके कर चुके हैं, तो उसके ओके के पीछे का रीज़न ये होता है। यस। अगर बहुत सारे लोगों ने ना किया है तब भी वो चाहे ना ओके करना तब भी नहीं कर सकता है। So there is not individual, single individual if we want to point out. That's not something it happens, but it's a collective okays which finally leads to the stamp of the topmost somebody. तो कितने लोग हैं? फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए एक फेम स्कीम के बारे में बात किया जाए, फेम 2 या पीएमई ड्राइव स्कीम आया है, कोई भी ऐसी स्कीम आया है, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने उस पे एक्चुअली ये ओके किया होगा तब जाके कॉम्पिटिटर अथॉरिटी ने ओके किया? मैं फेम का एग्जांपल ले लेता हूँ। फेम 2 Yes, जो yes. रिमॉडलिंग किया था हमने, दैट वाज इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट टास्क। सो मिनिस्ट्रीज को कन्विंस करना है, Yes. विच इंक्लूड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज ये नीति ने लीड किया था तो एमएचआई का बाइन तो होना ही चाहिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उनसे होना होना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, पैसा वहाँ से आना है। ऑफ कोर्स पीएमओ, इट हैज़ टू बी अलाइंड विद द नेशनल विजन, प्राइम मिनिस्टर्स के विजन। प्राइम मिनिस्टर ने कॉप में बहुत कुछ बोला था, Yes. उसके विजन से अलाइन होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में भी होना चाहिए। एंड देन फाइनली विद इन द नीति। एंड बिकॉज इसका इम्पैक्ट स्टेट्स पे भी पड़ने वाला है, तो स्टेट्स कंसल्टेशन, उसके बाद कंसल्टेशन विद द डिफरेंट एजेंसीज, विद द डिफरेंट एनजीओज, द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब के साथ भी कंसल्टेशन कि वो क्या सोचते हैं। Then the international organizations, which includes, of course, not only the World Bank, but the others also, other countries also, where the such schemes has implemented, उनका impact क्या हुआ। इन सब के साथ जब कंसल्टेशन करने के बाद फिर फाइनली, ऑफ कोर्स ये स्टेज वाइज होता है कि आप कोहोर्ट्स में लोगों से बात कर रहे हो, अलग-अलग टाइम पे। हाँ, कि क्या चीज़ बेस्ट वर्क करती है। हो सकता है सारे व्यूज़ तो एक तरफ तो जाते नहीं है, 500 लोग हैं तो 500 तरफ जाएंगे, बट एज अ पॉलिसी मेकर ये आपका काम है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट और मोस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल अलाइनमेंट आपके देश के लिए होने वाला है। तो वो एक काम होता है पॉलिसी मेकर का। इट्स एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि पॉलिसी मेकिंग इज़ ए लोनली वर्क वेयर एडवाइस कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, if somebody has to take responsibility, nobody stands up। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो आप बोले थे ना, एक जन डिसाइड करता है, Yes. तो वो 5-6 जो डिसीजन होता है ऑन द बेसिस कि ठीक है ये मैंने क्लब किए हैं, ये 500 लोग हाँ बोले थे, ये 200 लोग ना बोले थे, अब मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा बिकॉज एटलीस्ट 500 लोगों ने हाँ बोला है। ऐसा भी हो सकता है कभी 200 लोगों ने हाँ किया है, लेकिन वो 200 लोग ज़्यादा रिलेवेंट है, ओके, जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, ट्रू। तो मैं इनका स्टैंड लूँगा। वो वहाँ पे वो एक बंदे का, वो बोलते हैं ना, ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम आ जाता है। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो कम से कम 500 से 1000 लोग इन्वॉल्व होते होंगे बहुत शायद सिर्फ एक पॉलिसी के लिए। और अगर नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो या तो उसको ट्रैक बैक करना पड़ता है या फिर वो फेल हो जाती है, शायद वो पॉलिसी फेल हो जाती है। हाँ। ओके, वाह, ओके, ग्रेट। तो आप कॉर्पोरेट में रहे, आई थिंक नियरली 10 years यू हैव वर्कड इन, यस। फिर सरकार में काम किया,
तो सबसे जो मूवमेंट इस ट्रांज़िशन कहेंगे तो काफ़ी शॉकिंग मोमेंट क्या था? शॉकिंग तो नहीं था बिकॉज़ वो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई ऑलवेज़ थॉट इज़ द इम्पैक्ट। एंड इन फैक्ट टुडे आल्सो आप मैं व्हाई आई डिडंट चूज़ टू गो टू अ पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन एंड डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। बिकॉज़ जिस टाइप का इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। इट्स बोथ वे। I also give something, the यस, learnings to the organization and I also learn from the organization. सेम चीज़ मेरी गवर्नमेंट में हुई है। तो वही इम्पैक्ट वाली बात थी कि जिस स्केल पे मैं इम्पैक्ट कर सकता था और मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई मीन हार्डली एनीबडी गेट्स दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसी टेक पे काम कर रहे हो जिससे आप पूरी दिशा ही बदल सकते हो। एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। उससे पहले ईवी का मोमेंटम, थिंकिंग टुवर्ड्स दैट, बैटरी स्टोरेज के टुवर्ड्स दैट, स्टैंडर्ड्स की तरफ, सब या तो थी नहीं या लोगों को भी नहीं पता था या फिर एग्जिस्ट नहीं करती थी। यस। पर देयर वाज एन इंटेंशन और अगर आप वो इंटेंशन के साथ अलाइन होते हो राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे तो वो जो इम्पैक्ट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टुक ए हैवी पे कट बट आई थिंक इट वाज वर्थ। ओके। बट जैसे लोग सरकार में काम करने आते तो हैं, बट कभी-कभार लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। तो वो आपके लिए कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा, हाँ, अब मैं राइट जगह पहुँच गया हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड? तो क्या मोमेंट क्या था वो? आई थिंक वो मुझे विद इन 1 मंथ ही वो मुझे मोमेंट मिल गया था। सो नीति में सर ने कांत सर ने एक आइडिया एक फ्लोट किया था कि कम आउट विद द आइडिया तो ये जो सबके लिए था बेसिकली? सबके लिए इट्स ओके, ओपन कि कम आउट विद एन आइडिया जो बहुत इम्पैक्टफुल हो और इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए लायक हो या फिर कोई एक सेक्टर हो जिसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लायक हो। ओके, ये ओपन था एंड बहुत सारे सबमिशंस हुए थे और उसमें से उसमें था कि 3 आइडियाज़ को हम पकड़ेंगे, 2 या 3 आइडियाज़ को जिनको फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको पूरी यू हैव फुल लिबर्टी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, एवरीथिंग ऑल दोज़ थिंग्स। एंड द ओनली आइडिया व्हिच वाज़ सेलेक्टेड वाज़ माइन। ओनली आइडिया? ओनली उन्होंने बोला आइडिया। तो 2-3 होंगे बट हाँ, और बहुत सारे आए थे। तो किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था एंड ओनली आइडिया व्हिच वाज़ सेलेक्टेड वाज़ माइन। एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट इंटरैक्शन। सो 1 महीना ही हुआ था मुझे एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट इंटरैक्शन वेयर सर नोटिस्ड मी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली विद हिम। वाह! तो हम जान सकते हैं वो आइडिया क्या था अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो? And वो that was because वो it was with for the government and all. I don't know whether I can reveal or not. ओके, ठीक है। बट तो उस पे काम बहुत हुआ है हाँ, और that is already implemented. दैट्स ऑलरेडी इम्प्रेसिव। वाओ! Yes. गुड टू नो दैट दैट आपने जो शुरू किया उसको खत्म भी करके आए हैं। ओके। एंड जब हम गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं या नीति जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली उस टाइम नीति को हर कोई देखता था, इवन गवर्नमेंट साइड आल्सो पीपल वांट टू सी कि अब नीति क्या नेक्स्ट करने वाला है। कोई ऐसी इंटरनल बैटल जो आपको लगा हो कि या फाइट करनी पड़ी हो उसके लिए टू ब्रिंग व्हाट यू वांटेड टू डू बिकॉज़ इट वाज़ इन द राइट डायरेक्शन? I think ये ACC के टाइम पे हुआ था। सबसे पहले तो जो ACC एडवांस केमिस्ट्री सेल है वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्री। तो हर एक को जाके मनाना और पहले तो बताना बताना। कि ऐसा कुछ करें क्योंकि कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। हुँ, इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं पता था हुँ, और कंट्री में भी लोगों को पता नहीं था। और सरकार मेरे से पूछते हैं बताओ और किसने किया है, कहाँ एडवांस केमिस्ट्री सेल का वर्ड यूज हुआ है। तो हुँ। दैट इज़ वन बिगेस्ट चैलेंज विच वी फेस्ड। सबको एक को जाके कन्विंस करना और इतना पैसा क्यों देना है। और सेकंड तो व्हेन यू चैलेंज से था सबको इट्स ऑल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ओके। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द मिनिस्ट्रीज हुँ, ऑल्सो। और सेकंड थिंग ACC था QCBS मैकेनिज्म से, हुँ। क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड मैकेनिज्म, नॉट L1। आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करिए क्या होता है ये? इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं। टेक्निकल को हमने 80% दिया था हुँ, कि अगर आप टेक्निकल फिजिबिलिटी को मैनेज करते हैं, हमने उसमें एक मैट्रिक्स बनाया हुआ था। हुँ, तो आप टेक्निकली स्ट्रॉन्गर चीज़ में कोट करते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं बेटर सेल बनाऊंगा हुँ। तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। येस प्लीज़, येस। तो हमारी आपको ऑडियंस ज़्यादा के लिए पॉइंट्स बेसिकली मिलेंगे या और अगर आप बोलते हो कि मैं लोअर टेक्नोलॉजी बनाऊंगा तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। चाहे आपके फाइनेंशियली आप बोलो कि मैं टेक्निकली
बहुत छोटा सा बनाऊंगा लेकिन फाइनेंशियली भी जरा सा पैसा लूंगा, मतलब L1 होगा, तो L1 आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, वेरी नाइस। सो दैट्स अ सो क्वालिटी बेसिकली कम बेटर कॉस्ट पे। क्वालिटी प्रोडक्ट विल कम आउट। तो एग्जैक्टली, दूसरा जो हमारा होता है जनरल बिड्स के लिए, वो होता है L1 कि आपने L1। लोएस्ट कोट कर दिया और आपको अवार्ड मिला। हाँ, बट ये पहली पहली बार तो नहीं, बट शायद QCBS एक ऐसा आपने क्योंकि बहुत सिस्टम यूज बड़े किया। स्केल पे हम डाल रहे थे, ओके, 18,100 करोड़ का। जहाँ पे क्वालिटी वाज इम्पोर्टेंट रादर देन। हाँ, तो हमने डिसाइड किया, तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर दे आर लाइक के फैक्ट्री तो लगना ही है, तुमने मैट्रिक्स बना दिया है, अब उसमें से लोग किसी में भी लगाएं, तो तुमको L1 क्यों नहीं चाहिए? तो ये बहुत सारे बैटल्स थे, इसीलिए टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो कितना टाइम पीरियड लगा होगा इसको लाने में? ओह, इनफैक्ट मुझसे पहले से भी ये चीज़ चल रही थी। वाह, हाँ, और हमको भी इसको करने में 2 साल लग गए थे। 2 साल। 2 साल, और उससे पहले चल रही थी, तो आप टोटल टाइम 3 साढ़े 3 साल बोल सकते हो। So, तब जाके उसने मार्केट तब में, जाके वो पॉलिसी शायद आई, तो 3 साल स्कीम बन पाई। के एक पॉलिसी के लिए। हाँ, ओके, और ऐसा क्यों, बिकॉज आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार कुछ एक पॉलिसी होती हैं जो काफ़ी अच्छी चल जाती हैं, बट इवन दो इट्स अ गुड इंटेंट, सब कुछ पॉलिसी बना हुआ है, बट फिर भी फेल हो जाती हैं, तो वो डिफरेंस कहाँ है और क्यों है? वो डिफरेंस आता है इंफॉर्मेशन वाला। आप सामने वाले को इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ बताओगे ना, तो रेजिस्टेंस आता है। जैसे आपने पॉलिसी बना दी और अब आप कह रहे हैं। हाँ, अब फिर रेजिस्टेंस आता है। जब आप बना रहे हो, और कोई भी चीज़ में होता है, तब आप लोगों का कंसेंसस लेने की कोशिश करो, लोगों के व्यूज़ लेने की तो कोशिश करो। और लोगों, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, आप लोगों से मांग रहे हो। हम्म, दूसरा कम्युनिकेशन होता है आप उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। लोग कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको क्वेरी क्वेरी हाँ, आपने कुछ हाँ। पूछा तो आपने उनको और वापस ये बहुत बड़ा इशू भी है एक्चुअली, सो टू से, इन द गवर्नमेंट। कोई कुछ पूछ रहा होता है तो आप सबमिट कर दीजिए अपनी क्वेरीज। जी, और हम वो उस पेपर में फिर वो हाँ, साइड में। हाँ, आप उनको वहीं के वहीं रिजॉल्व करो। जैसे एसीसी के टाइम पे भी हमने जब प्री बिड किया था, हम्म, तो हमने किसी के भी, आई वाज आल्सो इन द ऑन द स्टेज, तो हम वहीं के वहीं आंसर दे रहे थे। ओके, नॉट दैट कि ठीक है आप लिख के आप क्लॉज वाइज सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ओके, आप जब आंसर कर रहे होते हो ना, तो 500 लोग और भी सुन रहे होते हैं। ट्रू। तो कुछ लोगों की क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज आती भी हैं, जिनको आप वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हो। ट्रू। तो हाँ, बहुत वो सारे लोग एक आपके के लिए साथ हो नहीं है, जाते वो हैं, आपने एक साथ काफी लोगों के काफी लिए, लोगों क्योंकि के जो लिए। क्वेश्चन दोबारा उसके मन में भी हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यार ये एक ही बंदा तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को तो रिस्पॉन्ड करना है हमके, हम्म, या फिर हम लिख के रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो 500 लोग पढ़ने वाले नहीं है। आपके पास इतना बड़ा फोरम अगर आप अरेंज करते हो, तो आपको ये रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ वेयर द टेक्निकल नो हाउ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और तभी लोग साथ में आते हैं। तो एक बेसिकली पॉलिसी बनाने के लिए ये कंसेंस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, आई वुड टॉप से, मोस्ट, हाँ। कि आप उनके सवालों का जवाब भी दीजिए। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। हाँ, एंड अच्छा, ओपन नॉट अ। कम्युनिकेशन। ओके, कंसल्टेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन। ओके, हो सकता है कि सामने वाला आपसे फालतू की चीज़ पूछ रहा हो, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो फालतू की फालतू चीज़ की थी, चीज। रिलेवेंट नहीं थी? आप आंसर नहीं करोगे जब तक, या तुमने फालतू की चीज़ थी लिख के हमको दे दो, बट आपको तो वो हमेशा अपोज करता रहेगा। उसको भी तो पता चलना चाहिए, ओपनली पता चलना चाहिए, ताकि कि उसको पता चले कि बॉस क्या प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन में, ओके, रिलेवेंट है, नहीं रिलेवेंट है, या फिर आपके प्रॉब्लम को हमने कहाँ एड्रेस किया है, कैसे वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और एक ऐसी एडवाइस जो आप यंग प्रोफेशनल को देना चाहेंगे, जो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं? आई थिंक फॉरवर्ड, don't get involved in the system. That means don't start following what already prevails. Try to bring new ideas. It might be strike down, but then bring new it. And you also need to think why it is being strike down, because ओके, those people know more than you, but it doesn't mean you should stop giving the ideas, ओके। because that is where your addition comes. तो वो न्यू इनोवेशन जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो आप लाते रहिए। Exactly. कई बार ऐसा शायद होगा कि 10 आइडियाज़ दिए आपने, उसमें से शायद 8 वो हो सकता है होंगे। 10 के 10 स्ट्राइक डाउन कर दिया, मेरे साथ भी हुआ है। मैं सर के पास 15 रिकमेंडेशंस लेके गया, नन ऑफ देम विल वर्क, इट्स फाइन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा अब। देन थिंक, कुछ उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी ना, तभी उन्होंने किया है। एंड नॉट एवरी टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही विल से कि इसमें प्रॉब्लम, इसमें ये ऐसा 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 एंड ऑल, सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपको ओपनली नहीं बोल सकता है, बिकॉज ही सो एक चीज़ होती है पता है पॉलिसी में, it need not to be, it has to be politically
सोशली एंड लीगली एक्सेप्टेबल। अगर वो पॉलिटिकली, सोशली और लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है तो इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ब्रेक डाउन करना चाहेंगे एक एग्जांपल के साथ कि इसमें ये पॉलिटिकली था, इसमें ये सोशली था? सो किसी को भी, किसी पॉलिसी को पकड़ लेते हैं, लेट्स से एसीसी को ही पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स वेरी क्लोज टू मी। क्लोज टू योर हार्ट एक्चुअली। सो फर्स्ट पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स हमने उसमें एक बनाया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ आएंगी? दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट डिस्क्राइब। वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमारे स्टेट में आना चाहिए, हमारे वहाँ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। ओके, क्या वहाँ आना- इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है तो हम उसको वहीं पे हाँ, ऑप्शन। तो हमने क्या किया, हमने उसमें ग्रैंड चैलेंज रख दिया कि द स्टेट्स विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट्स कैन डायरेक्टली टॉक टू द बिडर हु विंस इट एंड देन दे कैन कन्विंस देम डायरेक्टली। ओके, वाह। तो तुम जिसको करना है डायरेक्टली कर लो उनसे बात, हमने ओपन छोड़ दिया है, वो जिसको जहां लगाना है लगा लो। पर हम आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे दिए। वो बोले कि हमारे पास कहाँ है कि उन बिल्डर के साथ हम कर पाए, तो हमने प्लेटफॉर्म दे दिया ग्रैंड चैलेंज का, जिसको हम ही कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो वो हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। जब वो प्रेजेंटेशन से किसी और चीज पे आया, लोगों की कन्विंसिंग आई। अदरवाइज वो आता है ना कि हमारी टेरिटरी में आना चाहिए, हमारे स्टेट ट्रू में ट्रू, आना दैट विल चाहिए। बी एन एग्जांपल वो एक कि बहुत हाँ, बड़ी चीज होती है। बट यू केप्ट इट ओपन एंडेड। हाँ। सेकंड, लीगली, QCBS में लीगली वाज द बिग इशू कि लीगली कैसे कल को बोलेगा कि हमारी तो कॉस्ट कम थी, 500 लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे कि ये ज़्यादा कॉस्ट वालों को दे दिया, बिकॉज तो तुम्हारे क्राइटेरियाज कैसे फिक्स होंगे? तो हमने क्राइटेरियाज को बहुत ऑब्जेक्टिवली फिक्स किया था। इट्स नॉट 1 और 2% कैन डिसाइड विद इन दैट क्राइटेरिया कि इसको 2 मार्क्स दे दें, इसको 3 मार्क्स। उनको भी हमने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया था एंड ओपनली सबके साथ शेयर कर दिया था। ओके, एंड ऑफ कोर्स को लीगली हमने वेट करवाया था विद इन द गवर्नमेंट, द बिगेस्ट ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट, इन द लीगल डिपार्टमेंट एंड ऑल। तो हमने लीगली उसको ऐसे टैकल किया। ओके, सो डैट, क्योंकि अगर लीगल ट्रबल आ गया तो आपकी पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। कल एक बंदा भी कोर्ट में चला जाता, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था। स्टे हो जाएगा वो। हाँ, तो वो लीगली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड Nice. फाइनली सोशली का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली जैसे यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ में आ जाते हैं कि लोगों को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये। कितना स्केल जो आपने बताया कि लोगों को कितने में? एक्चुअली में इम्पैक्ट, कहीं लोगों को और एनवायरनमेंट को, सिटीज़ को, इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं करने वाला है। ओके, हाँ, जैसे मैं एक वोट डालने वाला बंदा हूँ, ठीक है, और मुझे वोट देना है, ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके की पॉलिसीज आई हैं जिससे मेरे रोजगार को फर्क पड़ता है। मेरा करेंटली रोजगार ए है, किसी किसी के को तो हो सकता है फर्क पड़ सकता हो, बट 100 में से कितनों को फर्क पड़ सकता है? 100 में से अगर 80-90 को फर्क पड़ रहा है, या 50 या 40 को भी फर्क पड़ रहा है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 20 को भी फर्क पड़ रहा है, तो दिस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। क्योंकि वो बाकी 80 शायद कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये 20 बोलना शुरू करेंगे तो दैट बिकम्स अ सोशल नॉर्म। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस तो पीपल। बेसिकली इसको आप जो कर रहे हो उससे सोशली क्या इम्पैक्ट करने वाला है, वहाँ पे वो कंसल्टेशंस काम आते हैं। कि वो कंसल्टेशंस में आपको किस तरीके के कितने व्यूज मिले हैं। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्सपेक्ट। तो ये 3 चीज़ों में होना ज़रूरी है, अदरवाइज तो वो प्रेजेंटेशन बन के रह जाता है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव अ मिथ बस्टिंग सेशन, जहाँ पे कुछ Myth लोगों का busting. यस Okay. काफ़ी लोगों का एक कुछ मिथ रहता है कि शायद ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि बिकॉज आप इतने टेक्निकली एडवांस भी रहे हैं तो शायद उन लोगों की मदद हो सके। ट्राई करते हैं। Okay. तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया, एक मिथ है कि इंडिया को चाइना को हराना ही पड़ेगा टू विन ग्लोबली इन बैटरीज इफ स्पेसिफिकली। No. We don't need to beat them. We only need to outlast them. एंड हाउ विल दैट हैपन? वेरी सिंपल, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमको उन्हीं के गेम में नहीं बीट करना है। वो किस चीज़ पे कर रहे हैं? इनोवेशन और स्केल पे खेल रहे हैं। हमको उसका दूसरा चीज़ करनी है। जैसे हम जो उसमें करते हैं क्रूड में, हम क्रूड तो पैदा नहीं कर सकते ना अब, लेकिन हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब बैटरीज तो वो लोग बना के दे रहे हैं, सेल्स तो बना के दे रहे हैं, उसमें हम उनके पेस को तो मीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं,
हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सो नॉट ओनली फर्स्ट यूज, हम उसको सेकंड यूज, थर्ड यूज करके और फाइनली रिसाइकल करके भी प्रोडक्ट अपने पास रख के एंड देन अगेन सर्कुलेटेड इन द. तो दैट इज वेयर, तो हमको उन्हें बीट नहीं करना है, हमें उन्हें सिर्फ आउटलास्ट करना है. तो ये राज बाहर नहीं जाना हाँ. चाहिए. ओके. एंड अनदर मिथ इज कि बैंक्स विल नेवर फाइनेंस ईवीज. आज वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है बट लोगों को अभी भी लगता है शायद ये कभी भी अब नहीं हो Oh, they पाएगा. don't hate EVs. They just hate uncertainty. मैंने कहा था पहले, अगर डेटा रहेगा हम्म. तो इंश्योरेंस रहता है, तो पक्का फाइनेंस करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा फ्लो होगा. पर अभी अनसर्टेनिटी है. दे डोंट नो अबाउट द रीयूज, दे डोंट नो अबाउट द सैल्वेज वैल्यू, दे डोंट नो अबाउट इंश्योरेंस कितना होने वाला है, क्या होने वाला है. इनफैक्ट इंश्योरेंस वालों को भी नहीं पता कि इसका फाइनल क्या होने वाला है, इसलिए वो हाई इंश्योरेंस कॉस्ट देते हैं. जब when data is available, when buyback things comes back, when the traceability comes back, all or comes up in fact, तो banks will be they love the product जिसमें स्केल होना बहुत ईजी हो. और जो ट्रेसेबिलिटी, जो कंट्रोल आपको इन पे मिलता है, आपको आइस व्हीकल्स में मिलता ही नहीं है. True. द मोमेंट दे गेट टू नो अबाउट इट, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द. तो आपको लगता है कि किसी साल तक अगर हम बोले कि ये पॉसिबल हो पाएगा तो क्या ईयर I think होगा? by 2027, 2028 would be the year where this would be possible. मैं इसको इसीलिए भी क्लब कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वही ऐसे साल होंगे जब हम कमर्शियली अवेलेबल इंडिजिनस सेल्स भी देखेंगे. वाह. तो हमारे भारत देश में ये भी पॉसिबल हो पाएगा. हाँ, मतलब थोड़े से स्केल पे. तो आई थिंक तब मतलब एटलीस्ट एक स्टार्ट तो हाँ, हम कर पाएंगे उसको. तभी इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी भी हो जाएगा. और लोग ये भी कहते हैं कि अगर अच्छी पॉलिसी है तो उसका आउटकम भी अच्छा आएगा. तो क्या ये हर पॉलिसी के लिए ट्रू है? आई थिंक इट सेम चीज़ है कि अच्छी पॉलिसी आप किसको कहोगे. अच्छी पॉलिसी वो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझते हों. यू नो, ढेरों पॉलिसीज बनती हैं, ढेरों स्कीम्स बनती हैं, कुछ का तो पता ही नहीं होता है. यस. आप अगर इनफैक्ट डीएम के ऑफिस में भी जाओगे ना, तो उनको उनको भी पता नहीं होगी कि उनके पास कितनी पॉलिसीज और कितनी स्कीम्स के पैसे पड़े हुए हैं और कौन सी कहाँ अप्लाई होती है. ओके. तो हमको कैसे पता होगा? और वो कुछ ही लोगों को पता होगा. जब तक लार्जर पब्लिक को नहीं पता है उस चीज़ के बारे में कि उनके लिए एप्लीकेबल क्या होता है, उसको सहज और सहज कैसे किया जाए, तब तक वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है. सिंगल विंडो की एक चीज़ निकाली है और आप हर जगह, तो सिंगल विंडो एप्लीकेशन की विंडोज़ हैं वो. सिंगल विंडो अप्रूवल नहीं आता है उस पर. तब भी हाँ, मतलब सिंगल विंडो एप्लीकेशन दे दो, फिर उसके बाद बैक एंड में वो 500 लोगों के पास उसकी कॉपी बन के चली जाती हैं और फिर वो 500 लोग आपको इंडिविजुअली या तो बुला रहे होते हैं. ओके. हाँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल विंडो पे ही आप जाओ, उसी विंडो पे एप्लीकेशन दो, उसी विंडो से अप्रूवल लेके वापस आ जाओ. ओके. तो वो एक तरफ से सिंगल विंडो है बट वहां से बाकी सारे बाकी दरवाजे हैं. सारे विंडोज पीछे खुले हुए हैं. ओके. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, तो क्या ये हमेशा एक कभी ये रियलिटी बन पाएगी या हमेशा पन्नों के बीच रह पाएगी? एक्चुअली आई थिंक इसको बनना चाहिए रियलिटी, बिकॉज फ्लीट्स में, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में, मेनली द फ्लीट्स में, बैटरी स्वैपिंग इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. मैंने ड्राफ्ट निकाल दिया था हमने, उसके बाद स्टैंडर्ड्स भी बनाए थे 4 जो BIS के पास आज भी हैं. आई थिंक वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए. नॉट ए सिंगल वन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और बैटरी स्वैपिंग धड़ल्ले से चल रही है. तो सेफ्टी, मैंने कहा था ना, सेफ्टी स्पीड. यस. तो यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान, जब तक कुछ नहीं हुआ है, टचवुड नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन कुछ होगा हम कैसे करेंगे? जो डॉकिंग स्टेशन होता है बैटरी स्वैपिंग का, जिसमें स्वैपिंग होती है, यस. उसका हैजार्डस स्टडी भी नहीं होती है कि अगर 6 बैटरीज 7 बैटरीज एक साथ रखी हैं और एक जैसा पेट्रोल बंक होता है, यस. तो पेट्रोल बंक का हैजार्डस स्टडी होती है. उसका शायद अप्रूवल बैटरी तो हैजार्डस में आती है. यस. आती है. बैटरी का आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो हैजार्डस ट्रांसपोर्ट में आता है. यस. आप 5-6 बैटरीज रख रहे हो तो वो हज़ार्डस में क्यों नहीं आती है? और मान लो आती है तो उसमें वो जिसमें तुम उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहे हो, पावर ले रहे हो, दे रहे हो, उसका टेस्टिंग के कुछ स्पेसिफिकेशंस क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है. तो आज मैं भी चाहूँ तो एक ऐसा और उसका हज़ार्डस स्टडी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसको में आग लग गई, एक 4 बैटरी के डॉकिंग स्टेशन में लगती है, 6 के में लगती है, तो कितने एरिया को वो इम्पैक्ट करती है? मुझे तो आई डोंट वांट टू पुट इट के उसको पैसों के अंडर आना चाहिए.
एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको पता तो हो कि इसका इसमें अगर कुछ होता है तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ओके। और क्या हर डॉकिंग स्टेशन के पास उसमें कुछ हो जाता है, तो उसका सेफ्टी मैकेनिज्म कुछ है एग्जिस्ट है। क्या वहाँ पे सप्रेशन मैकेनिज्म है, वहाँ पे क्या सप्रेशन में उसकी भी कोई टेस्टिंग हुई है, कुछ वैलिडेशन है? तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है अवेलेबल, और समहाउ इंडस्ट्री उसको आने भी नहीं दे रही है। ओके। और कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है कि सरकार को इंडस्ट्री से है, या वाइस वर्सा आल्सो, और इंडस्ट्री फील्स लाइक कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो सो सही होना चाहिए? आई थिंक सरकार को लगता है कि इंडस्ट्री को सिर्फ सब्सिडीज चाहिए। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केसेस के ऐसा होता भी है। इंडस्ट्री जब भी आती है तो दे आर लाइक कि ये सब्सिडी कर दो, ये इंसेंटिवाइज कर दो, वो इंसेंटिवाइज कर दो Yes. एंड ऑल। तो वो एक थिंकिंग बन गई कि यार इंडस्ट्री अभी सब्सिडी कुछ नया मांगेगी या आएगा तो इंसेंटिव मांगेगी। हम्म, इंडस्ट्रीज को लगता है कि सरकार सिर्फ ये चाहती है कि हम यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें, सब कुछ लोकलाइज कर लें, एवरीथिंग हैज टू बी लोकलाइज। बट यू नो देयर इज द ट्रुथ इज कि फाइनली द मार्केट इंटेलिजेंस दैट विंस, कि आप कुछ बना रहे हो और सरकार ने कुछ बनाया थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, एंड फाइनली मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया। दैट इज़ वेयर इट विंस। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट है, आपको कितनी भी सब्सिडी मिल जाए, मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मार्केट इंटेलिजेंस अगर वर्क नहीं कर रहा है, इट डजेंट मेक सेंस। द मोमेंट वो इंसेंटिव गया, बूम, वहीं इट पे स्टॉप्स। स्टॉप्स। सो फाइनली, और चाहे आप यहाँ बना रहे हो या कहीं और बना रहे हो, लेकिन अगर मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इट डजेंट वर्क। यू नो फोर्ड का एग्जांपल है हमारे साथ, यस। कितनी बार आया कितनी बार गया। एंड और आई भी थिंक कंपनीज का अभी एग्जांपल रिसेंटली है। दे आर आल्सो अगेन सेइंग कि हम ईवीज को भी दोबारा बंद करना चाहते हैं, जो इतना एग्जैक्टली। बड़ा प्रोजेक्ट था उनका। सो वो, तो बिकॉज ऑफ दिस फाइनली मार्केट इंटेलिजेंस विंस। सो थैंक्स रणधीर, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मिथ भी बस्ट किए हमने। बट अब हम जानना चाहेंगे कि रणधीर आज क्या कर रहे हैं? हमने सुना है एक फोर्सी एडवाइजर इज़ अ कंपनी दैट यू हैव मेड, थोड़ा उसके बारे में बताइए। So I'm doing actually two work. One is the 4C Advisors, which is a consulting firm ओके, in the EV value chain consulting. So we work directly with the industry, helping them in two, three ways. One is helping their strategy uh, of diversification. If somebody is doing the traditional business and they want to diversify into the any of the EV related charging infrastructure, recycling, critical minerals, vehicles, ओके, in any of the field within that, and or battery energy storage. So that is where we help them from end to end, right from the GTM, business case, P&L, helping them in product identification, product development, partnerships, and technology identification, technology development, finally putting it on the field and getting the right output, helping them in hiring the right talent, end to end. So we have ओके। done quite a few projects in recycling area, in fact, and also the financing side we have done, helping the companies to identify the areas. uh, in fact, one of the biggest NBFC, I have a board mandate with them, तो and now उनके लिए it's आप in क्या कर रहे news. हैं? So in fact अभी हम one of the biggest, in fact biggest NBFC से तो हमको बोर्ड मैंडेट भी है। उनको हेल्प किया हमने, नई एंटिटी, अगेन वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, तो हमने उनको ऑप्शंस दिए थे। वन ऑफ द ऑप्शंस विच दे एक्सेप्टेड, दे लाइक्ड इट। फिर उसमें प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिवाइस करने में उनकी हेल्प की, पार्टनरशिप्स में भी उनकी हेल्प की इनिशियली, एंड ऑफ कोर्स दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, वन ऑफ द बिगेस्ट, and in fact they are the biggest NBFC in our वाओ! country. सो यू आर So मेकिंग इट बिगर। so that is the, I help them to diversify and also to focus on the upcoming areas wherein they can grow faster, and जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा थी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में भी आई हेल्प देम, एंड नाउ रिसेंटली आई अगेन स्टार्टेड वर्किंग एज अ ब्रिज, यू नो, with the government, the policy advocacy, and also some of the research projects which we did. Research projects, for example, we did recently, and some, it's a very deep dive study which we did. It's a primary study, so I focus mainly on the primary studies. ओके। This is something which we recently started. It's called research analytics. तो ये एक वर्टिकल है जो फोर्सी एडवाइजर हाँ, के अंडर 4C है। एडवाइजर्स ओके, में है एक वर्टिकल। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक निकाला था, उसमें हमने पावर ट्रेन और बैटरी सेल्स का पूरा ब्रेकडाउन किया था। व्हाट इज द मार्केट फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एनोड, कैथोड, इवन वायरिंग हार्नेस तक को हमने निकाल लिया था उसमें से।
कितना परसेंटेज है अभी, कितना परसेंटेज उसका फ्यूचर में डिमांड होने वाला है, करंटली उसका कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्यूचर में उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना होगा। तो पूरा हमने बना के, इनफैक्ट पब्लिक डोमेन में मेरी लिंक्डइन पे भी पड़ा हुआ है उसका कुछ पार्ट, 1992 स्लाइड्स हमने डाली हुई हैं। वाओ! तो दैट इज द सम पार्ट ऑफ द डीप डाउन स्टडी विच वी डिड फॉर समबडी, which in I mean intern was submitted Is to that the. on electric buses, if I'm correct? No, not No. only electric Okay. buses. It was specifically for the powertrain Powertrain. Okay. of any of the. Right. तो वो उसके लिए एंड द बैटरीज, तो वो आप किसी के लिए भी कर सकते हो. सो दिस इज वन. सेकंड, हम सेकंड लाइफ के लिए कर रहे हैं. रिसाइकलिंग में हमने कुछ गवर्नमेंट के लिए किया था. It's a different company, Second Life के लिए? नहीं नहीं नहीं, विद इन Within 4 seat. within 4C. And then there's something in the buses side also we are doing, that is directly with the government. I cannot talk more about it. Okay. But you said That is कि आप going to be दो one of the biggest दो impactful. दो काम कर रहे हैं. So हाँ, second is the confidential one that you're saying. No. Okay. The second, I have the manufacturing for premium electric bicycles manufacturing. The name is Aoki Mobility. Okay. We already started shipping the bicycles. This month onwards, we were working for long. Premium bicycles. Electric bicycle. Electric bicycles, The basically. brand name is Aoki Mobility. Okay. Aoki is the brand name. In fact, in last 1 month, we already did around 35 to 40 lakhs business. Wow. We started Abhi- shipping this month only. Wow. So, So when you say shipping, this is within India and right now outside? within India through the India. dealerships, we have around 65 plus dealerships. Now it is live on Flipkart also. Wow. Yeah. So Aoki. 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 It's a Japanese word. It means the forest which always remains green. Wow. That's good to know. You know, my previous background, I worked a lot with the Japan, right? Okay. तो आपने वो थोड़ा इंटीग्रेट किया है अपने बिजनेस के साथ. So To make them happy. yes. So these are the two things as of now I am doing. Also working something AI side for the battery second life. Battery AI second solution life. for Okay. the battery second life. Currently with some other partners. That is also something which we are looking at. तो आप कहाँ देखते हैं like 2030 vision for your 4C advisor? We are Oh. very happy with asking visions. I think if we make the considerable impact, and of course as a company grow in size for sure, but it's more about the considerable impact and the varied work which we can do. We are diversifying also. We are currently looking at one of the very big project in the battery energy storage for the C&I customers directly. It's end to end the work. Okay. The way I described, right from the GTM, P&L, technology identification, manufacturing, and everything. Similarly, we did with the charging infrastructure. So I think we are also started now diversifying this. So yeah, that's what I see from that perspective. So super 4C advisor by 2030. Let's see how it, but at least some meaningful work we should be in a position to do, or impactful work. Nice. So good that एक मेरा personal सवाल है ये कि if you can go back in time, you were like 25 or 23 year old, तो क्या एक ऐसा एडवाइस होगा जो आप खुद को देना चाहेंगे उस टाइम के लिए? Oh, I think that life is really I'll say I'm fortunate that the things which I'll use the word foresee, why the foresee has come. The things which even I couldn't foresee has come to me. I think I'm very fortunate from that perspective. Of course, a lot of diligence goes into it. You need to take a lot of risk, which I think I did right from the beginning of my education. I think right from my schooling, I think I started taking that risk. Applying for only one school when the other school is going, and if I don't get the admission in that school, then I will have no school at all. Oh. So I mean that risk thing So always it has been prevailed binary with for me. you, yes or no? That ये तो या happened तो ये always. है या ये नहीं है. Yeah, I think that's always there. In fact, when I decided to leave my job with the Daimler Mercedes Benz, I didn't had any other job. Okay. But I wanted to do something on my own, right? So that's how I decided. Now I decided to leave it. If I decide to stay and think I will do something else, I think I cannot do. So I think I took that risk. At Okay. different points in my life, I took the risk.
Of course, there are always repercussions to that, but there has to be repercussions. Not everything can go fine, True. but at the end of the day, you have to rise. That's the only thing. और एक बिलीफ जो आप चेंज करना चाहेंगे? मेरा खुद का यस, इफ यू आर यू कैन गो बैक, जो आप तब सोचते थे और आज शायद नहीं. things take time uh, to shape up, so you go slow on certain things. That is what I think. Um, but I think overall, it's more about how you combine your learning and final action. If you go half baked to any field, Hmm. you are going to be baked there. बहुत simple सा है. Okay, if you go half baked, you will be baked there. हाँ, you will be baked there. So it's better to be fully baked and then go there. So nobody can bake you. Wow, I think this is a good line that we will be using it again and again. So amazing, Randir. फोर्सी के एडवाइजर के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगा और आपके यंगर सेल्फ में भी थोड़ा हम डीप कुछ पाए. गुड टू नो दैट. नाउ वी हैव आवर फाइनल राउंड, दिस कॉल्ड रैपिड फायर राउंड, एंड आई हैव सम गुड क्वेश्चन. आई एक्सपेक्ट ग्रेट आंसर्स फ्रॉम यू. सो विल स्टार्ट. हार्डर रूम टू कन्विंस, CFOs और ब्यूरोक्रेट्स? I will say bureaucrats for sure. Diverse topics, Okay. diverse experiences, Okay, because they also have so many portfolios. diverse basically. experiences, and only hard facts, and also with those three things to be together then wins. Okay. What's India's biggest strength? Scale या जुगाड़? Jugaad. One skill every policy maker should learn from corporates. Think little bit about profitability. Okay. If it is not profitable, for how long it can go? So it's more of beneficial to the industry, if you Yes. think from that Not angle. only from the industry, only for the general public also. General public. Yes, yes. It has to be the net positive scale. I'm not saying very high, but net positive, because if you want to have the longer perpetual impact, you want to keep it going, right? Sustainable रखना है उसको. हाँ. Nice. One skill corporate must learn from the government. Impactful decisions, not the short term. The decisions which should last long, not quick results. In fact, this is something which I say that in government, it takes time to decide. But when the decision happens, it's very impactful and in the long term. In corporate, they are quick to decide and then quick to track back. That's the difference. Because they have not thought about it Yes. fully. A meeting you walked out of feeling proud. I think meeting first time with who's who of this country. Wow. And This was when? Which year? 2021, and somehow he having one-on-one word, maybe for just few seconds. Yeah. Okay. Can we imagine that was the Amitabh Kant or somebody else? Who's who of this country. Wow. Okay. A meeting जिससे आप बाहर निकले थोड़े defeated feel करते हुए. आई थिंक ऐसी तो बहुत रही होंगी, Okay. क्योंकि फाइनली मैंने वो कहा कि आप जाते हो, स्ट्राइक डाउन होती है, देन यू गो बैक. आई थिंक वन ऑफ द प्रपोजल्स कैबिनेट प्रपोजल्स था, जिसके लिए डिस्कशंस था, जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारी मेहनत करने के बाद 5-6 महीने के काम के बाद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ. Okay. I think that was. और वो कम्प्लीटली स्ट्राइक डाउन हो गया. इट्स नॉट दैट कि उस अब पे आगे होगा भी हाँ. नहीं वैसे. Okay. One policy you think India got surprisingly right. Oh, of course, ACC. Okay. Wow. That's close to your heart. One habit that you picked up in government that you still use. Thinking about the long-term impact. Scale and impact, basically. And one policy you feel that India rushed too fast, Too fast. just like the industry that you talked about. I think semiconductor was the too fast. शायद उसमें बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की और भी ज़रूरत थी, और एक बड़ी होने की जगह आई थिंक कुछ छोटी छोटी भी हो सकती थी. Okay. एक बहुत ही एग्जॉस्टिव ना बनाने की जगह. हाँ, वो 10 बिलियन था, फिर फाइनली उस पर फिर रीवर्क हुआ, उस पर हुआ भी रीवर्क, राइट, रीथिंकिंग हुई, फिर रीअलाइन हुआ, PLI से निकाल के उसको अलग कर दिया.
बट आई थिंक फाइनली दे अलाइंड विथ ऑल। आई थिंक वो लर्निंग वाला जो फेस था टू एंड फ्रो उसको अवॉइड किया जा सकता था, बट फाइनली तो पहुंच गए वहां It तक went, जहां yeah. पहुंचना था। पर शायद अगर अमेंडमेंट्स हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन, इट्स इट्स अ इट्स गुड अ साइन। साइन दैट दे आर मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन. हाँ। Okay. One global trend, India is overhyping. I think it is very much relevant to this nowadays social media usage, that influencers and all. So Yeah. it's because उनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दोस्त, तो वो थोड़ा सा ओवर हाइपिंग और हो हो गई है। जाते हाँ, हैं. आई थिंक That समथिंग ट्रूली इम्पैक्टफुल की जगह समथिंग वो एक तरीके से क्रेजी चालू हो गया है, मुझे ऐसा it's more on लगता है। numbers that you are now putting rather than हाँ, the impact जो उनको क्रिएट हाँ, करना. क्योंकि मुझे आई एम नॉट ऑन द सोशल मीडिया एक्सेप्ट द लिंक्डइन, आई एम ओनली ऑन द लिंक्डइन, तो मुझे इतना नहीं पता, बट जहाँ देखो लोग Yeah, यू yeah, नो। yeah. That's a different. Okay. डेटा और गट फीलिंग, आप ज्यादा किसको ट्रस्ट करते हैं? डेटा। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट थिंकिंग? अर्ली मॉर्निंग्स। वन क्लाइमेट सोल्यूशन यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट? दैट EVs can have impact on urban pollution. I think ओके. इट I'm विल. sure it will. Not that it will shift to somewhere else. ओके. और अगर आप एनर्जी या मोबिलिटी में काम नहीं कर रहे होते तो आप किस पे काम कर रहे होते? I think infrastructure side. ओके. वन सेंटेंस यू होप पीपल विल रिमेंबर यू फॉर इन Oh. 2047? That's the tough one. I think youngsters and young engineers are a big hope. If uh, if they align their interest with the future techs, they are the big hope, because वो बहुत फास्ट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, राइट राइट डायरेक्शन में जाते हैं, तो दे कैन एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। सो द यंग यू आर youngsters, बैंकिंग ऑन यंगस्टर्स नाउ. yes. योर यंगर Not सेल्फ. that I am very old, but I'm talking about this people in 20s and all. True. Thank you everyone for watching this episode of What's the Vision. इस कॉन्वर्जेशन में मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है. हम चाहेंगे कि हम ऐसे विजनरी गेस्ट आपके लिए आगे भी लाते रहें, बट आपसे एक फेवर भी चाहते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट्स द विजन, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे इस एपिसोड को देखते तो हैं बट शायद सब्सक्राइब नहीं करते. इससे हमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ताकि ऐसे विजनरी आगे भी शो में आते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे कनेक्टेड.